हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इस सीरीज का आप बहुत अच्छे से लुत्फ उठा रहे होंगे। ठीक है, मतलब इस सीरीज को आप बहुत ही रिग्रेसिवली प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आई एम श्योर कि आप मैथ्स में बहुत सारी बातें आप सीख जाओगे। ठीक है, बहुत डीप कंसेप्ट आप सीख जाओगे। नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज के जो वीडियो है, आज अपना क्या है, 17 डे है, 17वें दिन, और अपने 17वें दिन का टारगेट क्या है, डीपीपी नंबर 17 सॉल्व करना। ठीक है, नाउ तो इस पहले तो हम डीपीपी को सॉल्व करने से पहले उसका पैटर्न समझ लेते हैं। क्या है हमारे पास, सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो 4 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स है, सभी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से, पैराबोला से, प्रोबेबिलिटी से, ये आप समझ सकते हो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल मतलब डिटरमिनेंट वाले पार्ट से बोल सकते हैं ना, काइंड ऑफ मतलब एक इक्वेशन से नॉर्मली ना। ये इलिप्स आ गया हमारे पास, ठीक, पैराबोला भी, इलिप्स भी आ गया, फिर उसके बाद एक क्वाड्रेटिक आ गया है ना, फिर 3D आ गया, फिर उसके बाद मैट्रिक्स आ गया है ना, इंटीग्रेशन आ गया, फिर मैक्सिमम मिनिमम मतलब एओडी कैलकुलस का कुछ कंसेप्ट बोल सकते हैं, ये भी कुछ कैलकुलस का प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है। 3 न्यूमेरिकल है हमारे पास, 3 इंटीजर टाइप है, सॉरी 3 मल्टीपल करेक्ट है, और बाकी सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम थी ना, बाद में इसका आंसर की यहाँ पे दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम से। ठीक है बच्चों, आई होप आपने पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं गई होगी। बहुत से बच्चों को दिक्कत गई होगी इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए ना। ठीक, कंसेप्ट क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आपको ना बता देंगे ना। क्या लिखा हुआ, इफ दे, एक ये लाइन है, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट है ऑन द पैराबोला, पैराबोला पे टेंजेंट है। ठीक है, विच इंटरसेक्ट इट डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स है उसको कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1,3 पर, एंड द फोकस इज 2,1। जो पैराबोला उसका फोकस कितना दे रखा है, 2,1 दे रखा है। देन द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, भाई पैराबोला का एक्सिस का इक्वेशन पूछा हुआ है। देखो बहुत आसान सी प्रॉब्लम, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है ना, पहले कलर वगैरह को चेंज करते हैं। मान लो कि हमारे पास में ये है ना, पैराबोला हमने पहले लिखा, पैराबोला का हमारे पास फोकस कितना दे रखा है, फोकस इज 2,1 ये दे रखा है। एक टेंजेंट दे रखा है, ये मान लेते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स पे जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, और ये मान लेते हैं अपना कुछ एक्सिस, कुछ परपेंडिकुलर लाइन जैसा दिखाते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन है ना। ठीक है, और जो एक्सिस सॉरी टेंजेंट है उसका इक्वेशन कितना है, 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये दे रखा है। क्लियर, नाउ अब पॉइंट समझते हैं कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 1,3 पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर, ये हमें जानकारी दे रखी है। अब देखो प्रॉब्लम में चाहता क्या है, वो आपसे चाहता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। भाई इस एक्सिस का इक्वेशन निकालना, मतलब एक्सिस मतलब एक लाइन, लाइन का अगर इक्वेशन चाहिए तो लाइन पे हमें एक पॉइंट चाहिए, जो पॉइंट हमारे पास कितना दे रखा है, 2,1 है। तो पॉइंट मालूम है 2,1, बस स्लोप ऑफ लाइन मालूम चल जाए हमें। अगर इस लाइन का स्लोप मालूम चल गया तो हम इक्वेशन ऑफ एक्सिस आसानी से लिख सकते हैं। अब देखो मुद्दे वाली बातें समझते हैं। डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट पता है अच्छे ढंग से। ठीक है, फोकस मालूम है, टेंजेंट पता है। अब देखो इस पर अगर एक और पॉइंट मालूम चल गया तो मैं इस लाइन का स्लोप लिख सकता हूँ, इसका स्लोप मालूम चल गया तो इसका स्लोप मालूम चल जाएगा। अब मैं यहां से अपनी बात शुरू करता हूं। एक कंसेप्ट, कंसेप्ट समझो आप पहले, मैं ऐसे लिखता हूं कंसेप्ट। क्या है कंसेप्ट, कि भैया मिरर इमेज ऑफ, अगर आप फोकस लें विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंट, मिरर इमेज ऑफ फोकस विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। कहां लाई करता है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है। ये वाला कंसेप्ट होता है। मतलब मैंने क्या बताया, अगर आपको नहीं पता है ना, इसको बहुत अच्छे ढंग से याद रखना। ठीक है, अगर हम फोकस का इमेज लें विथ रेस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट ऑफ पैराबोला, ठीक है, दैट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। इन केस ऑफ पैराबोला के बारे में बात कर रहे हैं ना, पैराबोला में ऐसा होता है। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कि मैंने इसका अगर मिरर इमेज लिया, ठीक है, तो देखो पॉइंट्स को मैं समझाऊं, डायरेक्ट डायग्राम को एक बार फिर से बनाते हैं। एक और पॉइंट समझाता हूं आपको, आपको कुछ कुछ बातें सीख ही लो। अब ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स मैंने लिखा, ठीक है, तो इस पॉइंट को जब आप यहां से ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। मतलब फोकस से अगर टेंजेंट पर अगर हम
फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं तो दैट लाइज ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ठीक है, ये आता है। अब ये वाला पॉइंट को मैं थोड़ा आगे और बढ़ा देता हूँ, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर बराबर आती है ना। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ गए। मतलब अल्टीमेटली करना क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 1 के अबाउट इस पॉइंट का मिरर इमेज लेना है। मान लेते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, x1, y1, ऐसे मान लेते हैं। अब एक काम कर सकते हो, x1 y1 के कोऑर्डिनेट तो हम फटाफट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये इसका इमेज आ रहा है, क्या लिखोगे भैया, x1 माइनस 2 एक फॉर्मूला होता है, अपॉन में 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से लिखेंगे y1 माइनस 1, अपॉन में क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ। अब क्या लिखते हो फिर, इस पॉइंट को यहाँ पुट कराएंगे तो 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, 1 पुट कराएंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस का 1 यहाँ पर है, अपॉन में कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -8/5, ये आ गया, तो -8/5। अब मुझे x1 कैलकुलेट करना है तो यही कैलकुलेट कर लेते हैं। x1 कितना आ जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो -16 और 2 को इधर भेज देंगे तो 2 -16/5। ठीक है, तो 10 ये आ गया -6/5। ठीक है, y1 मुझे निकालना है तो -1 को इधर भेजा तो 8/5 और ये बन जाएगा 1 + 8/5, ये कितना आ जाएगा, 13/5 आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, ये आ गए। अब इस लाइन का स्लोप लिखना है तो स्लोप लिखना बहुत आसान बात है, कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 13/5, तो 13/5 माइनस में हमने 3 लिखा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, माइनस ऑफ 6/5 हमने यहाँ लिखा, -1 यहाँ लिखते हैं, 13 माइनस 5 यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा, ये -15 और यहाँ किया तो -2/5, ये आ गया। यहाँ से जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, -11/5 आया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, 2/11 आ गया इस लाइन का स्लोप। अच्छा, इस लाइन का स्लोप अगर 2/11 आ गया तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा भैया, -11/2। अगर सब कुछ सही चलते जा रहे हैं ना तो अपना यहाँ तक बात सही है ना, कैलकुलेशन में अगर कहीं कोई मिस्टेक नहीं करी है तो। अब इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, बहुत आसान सी बात है, y-1 बराबर -m इंटू, ये आ गया, मतलब वो m इंटू है ना, x माइनस x1 यहाँ लिखा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y माइनस का 2 तो हमने यहाँ से लिखा, -11x यहाँ लिखा, प्लस साइन ऑफ 22 यहाँ से आ जाएगा ना, इतना आ गया। 11x प्लस का 2y, 11x प्लस का 2y और 2 इधर गया तो 24, 11x प्लस 2y प्लस बराबर 24। तो ये वाला डी ऑप्शन अपना मैच हो रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपना, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें देखो दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि अगर बच्चों को ये तरीका नहीं पता है, मतलब ये वाला कंसेप्ट नहीं पता था, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ सकती थी बच्चों को। ठीक है, और भी कोई तरीके हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यही तरीका होता है। ओके, क्लियर है आपको, ये पॉइंट है, सॉरी। ठीक है बच्चों, नाउ मूव करते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। आप लोग क्या दे रखा है हमारे पास में, लॉट ए कंसिस्ट ऑफ 5 गुड्स एंड 3 डिफेक्टिव आर्टिकल्स। ठीक है, लॉट ए, मान लो कि हमारे पास में दिस इज लॉट ए, इसमें क्या है, 5 गुड आइटम है और 3 कैसे डिफेक्टिव है, लिखते जाते हैं। आगे बोल रखा है कि लॉट बी कंसिस्ट ऑफ 3 गुड्स एंड 5 डिफेक्टिव आर्टिकल। ठीक है, इसको भी बनाते जाते हैं, हाथ की चित्र बनाते चलते हैं ना, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन लिखते चलते हैं। बी कितना दे रखा है हमारे पास, 3 गुड है और 5 कैसे है, डिफेक्टिव है, 5 डिफेक्टिव, 3 गुड्स एंड 5 डिफेक्टिव। ठीक है, नाउ क्या बोलना चाह रहा है आगे, नाउ ए लॉट सी इज फॉर्म्ड बाय टेकिंग 3 आर्टिकल फ्रॉम ए एंड 4 आर्टिकल फ्रॉम बी। अब हमने क्या किया, एक लॉट हमने सी बनाया, ठीक है, और लॉट सी हमने यहां से ऐसे बनाया, ये दिस इज लॉट सी। इसमें क्या है, 3 आर्टिकल तो हमने क्या लिया, फ्रॉम ए से लिया है, 3 आर्टिकल्स फ्रॉम ए से आया, और 3 आर्टिकल्स कहां से आया, फ्रॉम बी, है ना, सॉरी गलत लिखा हुआ है, 3 आर्टिकल फ्रॉम ए एंड 4 आर्टिकल फ्रॉम बी, 4 आर्टिकल
और ये कहाँ से लिया हमने, फ्रॉम ए से लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें सी की, ठीक है, तो सी को ऐसे समझो, ऐसे कुछ करते हैं। मान लेते हैं कि 3 आर्टिकल तो ए से आए हमारे पास, और 3 आर्टिकल तो ए से आ गए, और 4 आर्टिकल हमारे पास ये बी से आए और ये ए से आए, ऐसे कुछ रहा ना। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट वन आर्टिकल इज चूजन फ्रॉम सी। अब यहां से हमने क्या किया, एक आर्टिकल को चूज किया है, वन आर्टिकल इज चूजन और दैट इज डिफेक्टिव, और ये डिफेक्टिव है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये हमें निकालना है। अब देखो यहां से अगर मैं एक आर्टिकल अगर चूज करता हूं, तो या तो वो क्या होगा कि इस वाले केस से आया होगा या फिर इस वाले केस से आया होगा। मतलब अगर ये केस सेलेक्ट हुआ है देन यहां से डिफेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी, अगर ये वाला केस सेलेक्ट हुआ है तो यहां से डिफेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो अगर मान लो ये वाला हिस्सा अगर सेलेक्ट हुआ है तो डिफेक्टिव सी से हमने एक आर्टिकल निकाला, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं। तो देखो क्या रहेगा हमारे पास, देखो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। अगर ये वाला हिस्सा सेलेक्ट हुआ तो इस हिस्से के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/7। ठीक है, ये आ गया। यहां से एक डिफेक्टिव आर्टिकल सेलेक्ट हो, 3 आर्टिकल आए तो एक डिफेक्टिव आर्टिकल, यहां से एक डिफेक्टिव आर्टिकल सेलेक्ट होना है, तो डिफेक्टिव आर्टिकल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 3। टोटल आर्टिकल कितने हमारे पास, 8 आया। ठीक है, ये आ गया। 3/7 कैसे आया, मतलब इस वाले पार्ट की, इस वाले केस के होने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल 3 केस है, टोटल अपने 7 बन जाएंगे, तो कितना आएगा, प्लस साइन। अगर मान लो कि ये वाला हिस्सा सेलेक्ट हुआ है तो इस वाले हिस्से के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 4/7। ना बी हमने आर्टिकल चूज किया है और यहां से डिफेक्टिव एक आइटम को डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ गए बच्चों ना। उसको अगर सॉल्व कराएंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, इसके यहाँ सॉल्व करते हैं ना, तो ऊपर तो 9 आ जाएगा, 9/56 प्लस साइन, ये कितना बना, 20/56, कितना आ गया, 29/56 आया। ठीक है, ये इसका आंसर आया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चेक करते हैं। फर्स्ट का डी ऑप्शन सही था ना, दूसरे का सी सही है ना। ठीक है, दोनों करेक्ट है ना। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम काफी मजा आया होगा और काफी आपने एंजॉय भी किया होगा। दोनों प्रॉब्लम बहुत आसान थी। नाउ मूव करते हैं अब थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम में क्या दे रखा है हमारे पास, इस बात को बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, ABC आर द 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। ये डिस्टिंक्ट है और पॉजिटिव रियल नंबर है। इस लाइन में भी कुछ खास बात है ना। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है। हैज आगे पूछा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस और ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ A, B, C। ठीक है, इस तरह से पूछा हुआ है। नाउ अब देखो आपको एक बात तो एक माइंड में बात क्लिक कर गई होगी कि दिस प्रॉब्लम्स बिलोंग्स टू सॉल्यूशन, मतलब डिटरमिनेंट है ना, क्रैमर रूल काइंड ऑफ समथिंग है ना। आपको से बात समझ में आया। नाउ तो मैं बात करता हूँ यहाँ से। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, ये आया माइनस ऑफ CY बराबर 0 है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, A इंटू बी एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस साइन ऑफ, मतलब सॉरी ये टर्म, मतलब दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ लिख लिया, y बराबर 0, ऐसे कुछ लिखा। अब देखो इस इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन लिखा हुआ है, इसका डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई 0 आएगा। जैसे आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बोलते हैं या फिर D1 D2 बोलते हैं ना, मैं जनरली डेल्टा एक्स डेल्टा वाई यूज करता हूँ ना। अब क्या है हमारे पास में एक टर्म डेल्टा आ गया, तो सारी बातें एक्चुअली क्या है, डेल्टा पे डिपेंड करेंगी, एक्स का ओके मतलब डेल्टा एक्स 0 डेल्टा वाई 0, तब सारी बातें डेल्टा पर डिपेंड करनी। क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग अगर आप सोचो एक बार ध्यान से कि अगर डेल्टा 0 आ गया इन दैट केस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अगर डेल्टा अगर नॉन जीरो आ गया तो एक्स का वैल्यू हमारे पास में कितना आएगा, मतलब कंडीशन क्या आती है, एक्स इंटू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा, एक आता है वाई बराबर वाई इंटू डेल्टा वाई बराबर डेल्टा, ये आता है ना। साफ से लिखते हैं, साफ साफ लिखते हैं ना, y इंटू डेल्टा वाई बराबर डेल्टा। आप लोग फॉर्मूला कुछ ऐसे याद रखते हो, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स। मैं ऐसे बाद में याद रखता हूं, पहले मैं ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखता हूं। समझ गए आप मेरे प्यारे बच्चों। मैंने गलत लिख दिया है ना, सब कुछ गलत लिख दिया। एक बार फिर से लिखते हैं, x इंटू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वाई, सॉरी x इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा एक्स, y इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा वाई। तो x का वैल्यू कितना है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा
और y का वैल्यू डेल्टा y अपॉन डेल्टा। मैं ऐसे ऐसे याद रखता हूँ ना, ये नीचे वाले स्टेप को बाद में याद रखता हूँ, पहले वाले ऊपर वाले स्टेप को याद रखते हैं। मतलब मेन फंडामेंटल फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है। बस सारे रिजल्ट जब आप केसेस वगैरह डिस्कस करते हैं ना, वो हम सब यहाँ से डिस्कस करते हैं, ना कि यहाँ से। अब देखो डेल्टा एक्स तो अपना जीरो बनेगा ही बनेगा, डेल्टा वाई भी जीरो बनेगा ही बनेगा, ये आपको पता होगा ना। अब सारी बातें डेल्टा पर चली जाती है। अगर डेल्टा अगर जीरो आ गया तब तो जीरो बराबर जीरो बनेगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। और डेल्टा अगर नॉन जीरो आया मतलब 5 आ गया तो एक्स का वैल्यू फिक्स आ जाएगा ना, जीरो आ जाएगा। वाई का वैल्यू फिक्स आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब डेल्टा पे सारी बातें चल रही है कि डेल्टा कैसा है ना। तो पॉइंट समझो ना, पॉइंट को समझिए। तो क्या करना चाहिए, पहला काम तो मुझे डेल्टा निकालना है ना। तो डेल्टा क्या होता है, एक्स वाई कोफिशिएंट से बनने वाला एक डिटर्मिनेंट। इसको मैंने यहाँ लिखा बी प्लस सी माइनस ए, माइनस ऑफ सी। यहाँ लिखा ए बी और यहाँ लिखा माइनस ऑफ सी प्लस ए माइनस बी, और यहाँ लिखा हमने ए प्लस बी माइनस सी, ये लिखा ना। नाउ डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, और यहाँ से आया ए प्लस बी माइनस सी, और एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द डेल्टा ना। सब कुछ सही लिखा है तो सही है ना। अब देखो सारी बातें वो आपको यहां से करना है कि ए बी सी को, तो चलो मैंने ऐसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, और यहां से हमने लिखा ए प्लस बी माइनस सी, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, ये टर्म है। अब मुझे अल्टीमेटली क्या है कि इस टर्म के बारे में डिस्कशन करना है कि डेल्टा इसकी वैल्यू जीरो आ सकती है या नहीं आ सकती, और अंडर द कंडीशंस ए बी सी हमारे पास कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, एंड साथ में कैसे हैं, पॉजिटिव भी है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में मुझे पता लगाना है ना। अब देखो कुछ आप पॉइंट समझिए ना, कैसे कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं ना। एबीसी डिस्टिंक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब देखो एबीसी डिस्टिंक्ट है तो मैं एक तरीका ये समझ लेता हूँ, मान लो कोई भी एक केस लेते हैं और एबीसी पॉजिटिव है, तो कोई ना कोई पर्टिकुलर केस ऐसा रहा होगा कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है ना। जब एबीसी को मानेंगे तो ना, मतलब कोई भी नंबर ऐसा है, मतलब एक पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर नहीं, एक रैंडम केस हमने ऐसे लिया है ना। मतलब कोई भी नंबर का, जैसे मान लो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, तो एबीसी पॉजिटिव है, तो उनमें से कोई एक नंबर बड़ा रहा होगा, कोई एक नंबर छोटा रहा होगा, कोई एक नंबर उससे और छोटा रहा होगा। सबसे बड़े बड़े वाले को मैंने ए मान लिया है ना, ऐसे। ठीक है नाउ अब एक पॉइंट समझा जाए तो देखो बी प्लस सी माइनस ए के बारे में अगर बात करें कि भाई इसके बारे में अगर बात की जाए कि बी प्लस सी माइनस ए, अच्छा देखो पहले आप थोड़ा सा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कई सारे तरीके हैं इसे प्रूव करने के ना। कि अगर मैं इस वाले नंबर के बारे में बात करूं कि तो ठीक बच्चों, हमने यहाँ पे एक बात तो समझ लिया कि जैसे मान लो एबीसी डिस्टिंक्ट है, पॉजिटिव नंबर्स हैं ना। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, हमें कोई वैसे पर्टिकुलर से एक पॉइंट लेके चले ना, मतलब जनरलाइज है ना, ऐसा केस लेके चले, तो वो सारे ये पॉइंट तो समझा दिया आपको ना। अच्छा देखो, अगर इस बात को समझोगे, इसमें ट्रायंगल की साइड्स के अलग ऐसे मान लो, ठीक है, तो हम इसे चाहे तो वहां से प्रूव कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। कैसे, समझो पॉइंट को। डेल्टा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही। अगर ये साइड्स है हमारे पास, मान लो ये साइड लेंथ ए, ये साइड लेंथ ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं, ए बी सी करके ऐसे कुछ ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2s माइनस ऑफ 2a लिख सकते हैं। सेम पेरीमीटर ए जोड़ दिया, घटा दिया ना, इसे बी भी सब जोड़ दिया और सेपरेट कर दिया, तो 2s माइनस सी ऐड कर देंगे, सी सेपरेट कर देंगे, दिस इज 2s माइनस 2c, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ए बी सी तो हमने यहां से लिखा ना। उसके बाद आप पॉइंट समझो, 2 सबसे कॉमन आ जाएगा, तो 8 तो हमारे पास यहां से आ गया। अंदर क्या बना, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी बना, ये बन गया ना। एबीसी कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा अब देखो, आपको एक पॉइंट पता है कि हमारे पास में कैपिटल आर का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो कितना आता है, वो एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, यही आता है। ठीक है, तो एबीसी का वैल्यू तो आप क्या लिख सकते हैं, 4r डेल्टा, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 8 टाइम्स ऑफ। ठीक है, इस वाले पॉइंट को अगर आप समझें तो एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, स्मॉल एस आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं आती यहाँ तक। तो 4r, तो मैंने यहाँ से क्या किया, 4 डेल्टा तो कॉमन ले लिया,
4 डेल्टा कॉमन ले लेते हैं, 4 डेल्टा यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से तो r बच गया, माइनस ऑफ 4 डेल्टा यहाँ से कॉमन ले लेते 2 डेल्टा अपॉन स्मॉल s आ गया। ठीक है, अब पॉइंट को समझो, स्मॉल r इक्वल टू कितना आता है हमारे पास में, डेल्टा अपॉन स्मॉल s ये आता है। तो यहां से अगर पॉइंट समझें तो 4 डेल्टा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं r माइनस ऑफ 2r, ऐसे कुछ आया। ठीक है, तो हमारे पास में, अच्छा ये डेल्टा मतलब क्या है, डेल्टा अलग अलग है ना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला जो डेल्टा है वो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये अपना डिटर्मिनेंट है ना। नाउ अब देखो एक पॉइंट आप समझिए कि इन ट्राइंगल के बारे में अगर बात करते हैं ना, तो जो सर्कम रेडियस और जो इन रेडियस आता है उसके बीच में हमेशा क्या रिलेशन आता है, इस बात को आप हमेशा याद रखो कि कैपिटल R ऑलवेज कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल 2r, या तो कैपिटल R जो होगा सर्कम रेडियस जो होगा वो क्या होगा, या तो 2r के इक्वल होगा या फिर 2r से बड़ा ही होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है ना, आगे समझो ना यहां तक की बात। अच्छा ये कैसे आया इसके बारे में चलो आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, है ना। अच्छा इक्वालिटी कब होल्ड होगी, r बराबर 2r, तो कुछ नई बातें आप सीख लो। इक्वालिटी होल्ड होगी जब ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल होगा। ठीक है, अब क्या यहाँ पे क्या इक्वालिटी होल्ड हो सकती है, क्या बिल्कुल भी इक्वालिटी होल्ड नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास में ABC कैसे डिस्टिंक्ट है और अलग अलग है, मतलब वो तो इक्वालिटी तो होल्ड नहीं हो सकती। तो मतलब r माइनस ऑफ 2r के बारे में बात करें तो ये नंबर ऑलवेज कैसा आ गया, पॉजिटिव आया। चलो अपने सवाल सॉल्व कर देता हूं पहले, फिर मैं सारी बातें करता हूं। डेल्टा कैसा आ गया हमारे पास, ग्रेटर देन 0 आया। अच्छा डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब तो क्या हुआ कि हमारे पास में डेल्टा कैसा है, नॉन जीरो नंबर है, तो x का वैल्यू 0 आएगा, y का वैल्यू 0 आएगा, मतलब फिक्स वैल्यू आ गई। जो फिक्स सॉल्यूशंस आते हैं इन सॉल्यूशंस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, हम ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहते हैं। समझ गए, ओके। इन केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम, अगर मान लो फिक्स सॉल्यूशंस आते हैं वो 0 0 ही आते हैं, अगर वो सॉल्यूशंस आते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे होते हैं तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक बच्चों ना, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में। अच्छा मैं आपको ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर देता हूँ, इन केस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल कैसा आता है ना, कुछ कुछ बातें आपको देखो फिर से सिखानी पड़ेंगी ना। स्मॉल r इक्वल टू कितना था, 4r sin a/2 sin b/2 और sin c/2। ठीक है, पहली बात तो हमेशा अब आप ये भी याद रखो कि भाई स्मॉल r मतलब sin a/2 sin b/2 sin c/2 ऑलवेज कैसा आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8 आता है। ये कैसे आता है वो भी सिखाएंगे अभी आपको, दोनों बात सिखा देता हूं ना। तो ये वाला जो टर्म है वो कैसा आ गया, 4r/2 के ऐसे कुछ आया, तो स्मॉल r कैसा आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू आएगा ना, ये मैं अभी बात करता हूं ना। लेस देन इक्वल टू आएगा, स्मॉल r लेस देन इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन ऐसे r/2 आ जाएगा। तो कैपिटल R कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2r आ जाएगा। अच्छा ये कैसा है, इसको भी आप सीख ही लो आप लोग ना, बहुत सारी बातें सीखो ना, इस सवाल के माध्यम से आप 3-4 बातें आप सीख जाएंगे जो आपके काम आएंगे ना। sin a/2 sin b/2 sin c/2, देखो हमारे पास में इन ए ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो भैया इन ए ट्राइंगल a 0 से पाई तक वेरी करेगा, तो a/2 0 से लेके π/2 तक वेरी करेगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इसको हम यहाँ से कॉन्केविटी से ऐसे प्रूफ करते हैं ना, ये π/2 तक का हमने साइन का डायग्राम बनाया, a/2 कहीं यहीं कहीं आ रहा होगा, b/2 भी यहीं कहीं एंगल आ रहा होगा, और c/2 एंगल भी यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे कोई एक ट्राइंगल बनेगा, समझ रहे हो। इसका अगर मैं सेंट्रॉइड लिखूं तो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही आएगा, a/2, अगर इस पॉइंट को हमें लिखना चाहे ना, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 सेंट्रॉइड लिखा तो ये आया, और यहां से कितना आ जाएगा, साइन ऑफ a/2 प्लस साइन ऑफ b/2 प्लस साइन ऑफ c/2। चलो अब सीखो, पूरी बात सिखाते हैं अब आपको ना। ठीक है, यहां से देखो अब आप एक पॉइंट क्या बोल सकते हो कि इस पॉइंट पर, तो पहला तो हमने ये बोला कि x का वैल्यू निकाला ना, यहां पर मतलब मैं y कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, तो यहां y कोऑर्डिनेट ये आ रहा है, क्या है, साइन a/2 प्लस साइन ऑफ b/2। प्रोडक्ट के बारे में निकालना था तो पहले मैंने सम के बारे में जानकारी निकाली। ठीक है, बाई 3 ये आया बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट मतलब ये हाइट आई।
ठीक है, ये हाइट अब देखो डायग्राम से आप समझो तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे यहाँ पर जब हाइट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ a/2 प्लस b/2 प्लस c/, और यहाँ कितना बन जाएगा, 6 है ना। ये पॉइंट ये लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 6 लिखा हुआ है। a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। इसका वैल्यू पाई आया, तो पाई कितना हो गया हमारे पास में, 1/2 आया। 3 को जब मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला पोर्शन कैसा होगा, 3/2 के इक्वल होगा या 3/2 से छोटा होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे तो क्या करना था, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए थी। तो साइन a/2, साइन b/2 और साइन c/2 हमने यहाँ लिखा, अपॉन में am/gm लगाया है ना। ठीक है, यहाँ तीनों का प्रोडक्ट पावर में 1/3 आया। ठीक है, इसको ऐसे पलट के लिख लिया। ठीक है ना, समझाते हैं पूरी बातें, बहुत ध्यान से समझना बच्चों ना, बहुत ही अच्छे से ना। ये एडिशनली आपको बताया जा रहा है ना, अपने सवाल से रिलेटेड तो खत्म हो जाती बात है ना, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा ये सब ज्ञान आपको होना चाहिए। ये साइन ऑफ c/2 हमने यहाँ लिखा, अपॉन में यहाँ 3 लिखा। ठीक है, अब आपको बताया साइन a/2 प्लस साइन b/2 प्लस साइन c/2 ये कैसा आ रहा है, लेस देन इक्वल टू हाफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप तो ये अगर इससे छोटा आ रहा है तो ये कितना आ जाएगा, इससे छोटा आएगा, तो ये इससे छोटा आ गया ना। अब देखो यहाँ तो तीनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, साइन a/2 साइन b/2 और साइन ऑफ c/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 ये आ गया। तो कभी भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनक्वालिटी में अगर आपको एंगल एबीसी से रिलेटेड अगर आपको मिनिमम या मैक्सिमम कैसे सम पूछे जाते हैं, मतलब सम या प्रोडक्ट का अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है, तो हमेशा आप इन कंसेप्ट से जाइए। पहले तो हमने कॉन्केविटी वाला कंसेप्ट लगाया है ना, कॉन्केव अपॉन कॉन्केव डाउन वाला ना, हिंट से मतलब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। क्लास में सब डिस्कस किया जाता है ना, मैं जब पढ़ाता हूँ तो सब डिस्कशन होता है ना, आराम से हम अपना आधा पौने घंटे इस बात पर डिस्कस करते हैं ना। उसके बाद में सम पे आप रिजल्ट यहाँ से निकाल दोगे, प्रोडक्ट पे रिजल्ट निकालने के लिए आपको am/gm की हेल्प ले लो। ठीक बच्चों, आपको थर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिटेल से डिस्कशन कर दिया। नाउ आते हैं हम फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। अब देखो फोर्थ प्रॉब्लम को समझो, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ ए बी मुझे लिखना है। इस फोकल कॉर्ड का मुझे लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ए बी ऑफ एलिप्स, इस एलिप्स का एक फोकल कॉर्ड है ए बी, जहां पर ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है, उसका आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, तो समझो बात को बहुत ध्यान से। पहला काम तो हमने क्या किया, एलिप्स बना लिया। ऐसे बना लो, एलिप्स की कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट ए यहाँ कहीं आ रहा है तो पॉइंट ए यहाँ कहीं मान लेते हैं, 8/5 कॉमा कितना है, 3√3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपॉन में 5। यहाँ से हमने एक फोकल कॉर्ड बनाया। ठीक है, मान लो कि ये फोकस है। अब फोकस के कोऑर्डिनेट भी आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये फोकस है, इसके कोऑर्डिनेट भी आसानी से लिखे जा सकते हैं ना, क्या आएंगे, AE,0 आ जाएगा। अब आपको लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड AB लिखना है। अब देखो बच्चों, आपको एक बात समझो, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड AB अगर आपको लिखना है तो मैं क्या है, क्लास में से बच्चों को एक बात डिस्कस करता हूँ, इसका जनरलाइज केस। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड AB कितना आता है, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m² आता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, मतलब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है, AB कितना आएगा, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m²। तो ये वाला जो रिजल्ट है ना, बात समझना, ये वैलिड है पैराबोला के लिए, एलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए, इवन सर्कल के लिए, ये सभी के लिए वैलिड है। इसमें है क्या, x1 x2 है क्या, x1 इसका कोऑर्डिनेट आ गया और यहाँ पर x2/2 ये कोऑर्डिनेट है। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट मालूम है, x कोऑर्डिनेट पता है, x1 माइनस x2 आप आसानी से लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m²। m क्या है, स्लोप ऑफ द कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड का स्लोप। फोकल कॉर्ड हो या कोई सी भी कॉर्ड हो, आप उसका आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत आसानी से आप लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ कॉर्ड को निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला काम में लिया करो ना। कैसे आया उसको भी आप भूल जाइए ना, वो डिस्कस नहीं कर रहे, अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो क्या काम की बात है, अब मेरे पास ये आ गया मुद्दा कि अगर हमारे पास ये पॉइंट अगर ये निकल जाए, अगर ये x2 निकल गया, ठीक है, तो हमारे पास में x2 आ जाएगा पॉइंट। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए तो हम क्या कर सकते हैं, AB का स्लोप भी निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल के यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है ना। अब देखो पहले तो पॉइंट समझो, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं।
कैसे कोऑर्डिनेट निकालोगे? अच्छा देखो, कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। आपने क्या किया, फोकस निकाला, फोकस निकाल दिया। इस लाइन का आप इक्वेशन लिख सकते हो, इस लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन लिखने के बाद में आप क्या करोगे, इस लाइन का हम डिफरेंस ऑफ रूट निकाल, मतलब इस लाइन को इस एलिप्स के साथ सॉल्व करोगे। मतलब इसका इक्वेशन आपने लिखा, इसका इक्वेशन पता है, दोनों को आपने सॉल्व किया, एक्स में सॉल्व करना ना, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया, तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो वहां से डिफरेंस ऑफ रूट लिख दोगे, ठीक है। फिर अंडर रूट ऑफ, यहाँ से हमें स्लोप चाहिए तो इस लाइन का मैं ऐसे स्लोप निकाल सकता हूँ। मतलब बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं आती, ठीक है। अब आपको एक और तरीका सिखा देता हूँ, क्या मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? कि हाँ, बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे? मुझे एक बात याद रहती है कि अगर इस कॉर्ड का अगर मैं इक्वेशंस लिखूं तो ये कितना आता है, एक्स अपॉन ए कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव अपॉन टू प्लस वाई अपॉन बी साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव अपॉन टू। अच्छा, ये बात मैं आपको समझना, एक सेकंड लिख देता हूँ। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे लिख दिया है ना, ताकि हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते हैं, वो रिजल्ट बताने के लिए काम कर रहे हैं। तो ए ई कॉमा जीरो से पास कर रहा है, तो ए कॉमा जीरो से जब पास कराओगे तो यहाँ तो ई आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव अपॉन टू, यहाँ लिख सकते हैं, जीरो हमने यहाँ लिखा है, और कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव अपॉन टू हमने यहाँ लिखा, ठीक है ना। ई अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ई कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव अपॉन टू अपॉन में, या फिर ऐसे समझ लो, ये रिजल्ट जो मैं प्रूव कर रहा हूं ना, ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखते हैं आप। ई यहां लिखा, मैंने यहां से लिखा कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, ठीक है। यहां से आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस की टर्म्स को एक साथ लिख लिया हमने, ठीक है। तो कॉस ऑफ थीटा माइनस बाई टू कॉस ऑफ फाइव बाई टू, तो ये तो आ गया कॉमन, और ये आ जाएगा हमारे पास में ई माइनस वन, इसको उधर ले गए। तो साइन की टर्म को एक साथ लिखा, साइन थीटा बाई टू और साइन ऑफ फाइव बाई टू, और ये आ जाएगा वन प्लस का ई आ गया। यहाँ से इसको डिवाइड लगा दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टेन थीटा बाई टू टेन फाइव बाई टू, इधर डिवाइड लगाया तो ये रिजल्ट आया, और इसको इधर लिखेंगे तो ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन आता है। मेनली क्या है कि ये रिजल्ट याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। जब कहां से फोकस, ए कॉमा जीरो से पास करे। अच्छा, अगर ए कॉमा माइनस ए कॉमा जीरो से अगर पास करेगा तो कुछ नहीं, इस रिजल्ट में ई को आप माइनस ई से रिप्लेस कर दो, अगर माइनस ए कॉमा जीरो से पास करता है तो, ठीक है ना। ये रिजल्ट आया। अब देखो, आप पॉइंट को समझिए। यहां से अगर मैं बात करूं थीटा बाई टू के अगर बारे में बात करें ना, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। मैं इस वाले पॉइंट को अब यहां पर साइड कर देता हूं ना, इस वाले पॉइंट को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली हमें क्या जरूरत थी, तो किसी डायरेक्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है ना। चलो, हमारे पास क्या रिजल्ट आया, एक रिजल्ट आया टेन ऑफ थीटा बाई टू इंटू टेन फाइव अपॉन टू बराबर में कितना आ जाएगा, ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन आया, कितना आ रहा है नाउ। अब एक काम करते हैं, यहां से हमारे पास में ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं। तो ए का वैल्यू तो कितना आ गया, टू आ गया, तो टू कॉस थीटा का वैल्यू तो कितना आ रहा है, एट बाई फाइव आया, ठीक है। और यहां से हमने क्या किया, बी साइन थीटा, तो बी का वैल्यू कितना है, रूट थ्री साइन थीटा, ठीक है। यहां से हमने लिखा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, थ्री रूट थ्री अपॉन में कितना आ जाएगा, फाइव आ गया, ये आया। नाउ टू से यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो टू से तो चलो ये फोर टाइम्स कैंसिल हो गया, और रूट थ्री से यहाँ रूट थ्री कैंसिल हो गया, और आपने निकाला टेन थीटा, अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो थ्री अपॉन फाइव और फोर अपॉन फाइव लिखा, थ्री अपॉन फाइव और फोर अपॉन फाइव लिखा, ये तो कैंसिल हुआ, और थ्री बाई फोर यहाँ से आया, ठीक है। तो टेन थीटा इतना आ गया, तो टेन थीटा बाई टू कितना आ जाएगा, वो भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से सॉल्व किया, तो 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। तो कैसे भी निकाल दो ना, ऐसे भी कोई जरूरत नहीं है कि अपन ऐसे ही निकालें। देखो मैं इसको यहीं से कैलकुलेट कर देता हूँ डायरेक्टली, है ना, इन सबकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। tan थीटा बाई 2 हमें चाहिए, ठीक है, तो मैं cos थीटा की हेल्प ले लेता हूँ। इसका रिजल्ट कितना आता है, 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, और यहाँ से बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, ये तो हमें चाहिए 4/5। ठीक है, एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से बनेगा माइनस का 5, यहाँ से बनेगा प्लस का 4, इधर लेके आए तो माइनस का 5 tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ से आ रहा है प्लस का 5 और इधर आ रहा है 4, इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 आया। तो tan थीटा बाई 2 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये तो आ जाएगा प्लस माइनस 1/3 आ जाएगा, और माइनस साइन को डिस्कार्ड कर देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा भी आएगा तो पॉजिटिव भी आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आएगी ना। अब देखो इसका वैल्यू तो कितना आया, 1/3 आया। ठीक है, ठीक है, tan थीटा बाई 2 इतना निकल के आया। tan 5/2 ना, ये हमें कैलकुलेट करना है, tan 5/2 ना। उसके बाद में देखो e का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/3 यहाँ से है, 1/3 माइनस 1 यहाँ पे लिखा, सॉरी इसेंट्रिसिटी निकालना है ना। इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे वो भी आप समझ लो। इसका इसेंट्रिसिटी क्या आएगा, e बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आ गया। तो इसेंट्रिसिटी कितना आ गया, हाफ आ गया। तो हाफ माइनस 1 तो यहाँ लिखा और हाफ प्लस 1 यहाँ लिखा, ऊपर तो लिखा हुआ है माइनस हाफ, नीचे लिखा हुआ है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 यहाँ से आया तो tan 5/2 बराबर कितना आ गया, -1 आया। अच्छा, अगर ये tan 5/2 अगर -1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5/2 नेगेटिव आ रहा है और फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट तक, है ना। मतलब 5 तो 0 से लेकर 2 पाई तक जा सकता था, 5/2 करेंगे तो 0 से लेकर पाई तक जाएगा, तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में था 3π/4, उसका वैल्यू आ गया। ठीक है ना। अब 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3π/2 आया, तो 5 का वैल्यू आ गया 3π/2। मतलब अगर मैं पॉइंट बी के अगर कोऑर्डिनेट लिखूं तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे भैया हमारे पास, a cos 5 और b sin 5। ठीक है, cos 5 cos 3π/2 तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो इसका 0 आया। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ तो √3 यहाँ लिखा हुआ sin 5/2, अगर लिखेंगे तो उसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, तो ये कितना आ गया, 0, -√3 आया। मतलब पॉइंट बी के हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट बी के हमें कोऑर्डिनेट मालूम चल गए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं क्या कर सकता हूँ, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए ये बात। ए बी लेंथ अगर मैं लिखूं तो ए बी लेंथ कितना आ जाएगा हमारे पास, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट ना, 8 माइनस तो बन जाएगा 8/5 का होल स्क्वायर -0, है ना, ऐसे कुछ आएगा ना। दूसरा हम यहाँ से लिखेंगे +y2 - y1, तो 3√3/5, माइनस में यहाँ से कितना आ जाएगा, -√3 आ रहा है ना, तो ये कितना बन जाएगा, +√3 बन जाएगा, और इसका होल स्क्वायर ये आ गया, है ना। अब देखो 8/5, तो यहाँ से हमने अगर इसको सॉल्व करें, 5√3 और 3√3, तो 8√3/5 आया, 8/5 का होल स्क्वायर तो बाहर ही निकल जाएगा, मतलब 8/5 तो बाहर निकल गया। ठीक है, तो 1 यहाँ से बचा, और यहाँ से कितना 8√3 बन रहा था, तो √3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 1 + 3 कितना 4 आ गया, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो मतलब ये कितना बन गया, 16/5 आ गया। ठीक है, 16/5 अगर लिखा हुआ है तो इसका जो कौन सा आंसर आया हमारे पास, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना है, 16/5, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक बच्चों ना। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं ना। अच्छा, इसमें देखो एक और चीज बताता हूँ, प्रॉब्लम में थोड़ी सी कुछ बातें भी है ना। जैसे आंसर जो आया ना, ये अपना यहाँ से लेकर के आया ना, मतलब क्या हो सकता था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से अगर ऐसा कोई फोकल कॉर्ड निकल जाए और ये अपने आप में बी पॉइंट हो जाए, तो आपको ये लेंथ निकालनी हो,
तो ठीक है, आप इस वाले फोकस से पास कराओगे माइनस AE,0 से, और देन आप बी कोऑर्डिनेट निकाल के चेक करोगे तो आंसर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके सॉरी है ना। ठीक बच्चों ना, आंसर अभी इसी के हिसाब से दे रखा था ना, तो मैंने उसी के हिसाब से सॉल्व कर दिया ना। चलो तो आगे करते हैं प्रॉब्लम ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं ना। अच्छा बच्चों देखो, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ऐसा ही सेम प्रॉब्लम IIT में भी आ चुका है ना। IIT में आ चुका था ऐसा सेम प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम बहुत आसान थी, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी ना। बस इसमें एक खराबी है इस प्रॉब्लम के अंदर, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस को बड़े ध्यान से समझना रहेगा आपको ना। मतलब ऐसा नहीं कि देखो इस प्रॉब्लम को लेकर के अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं, कहानी मतलब इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कुछ बातें बोले, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये प्रॉब्लम कंसेप्चुअल वाइज डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, बट कैलकुलेशन वाइज थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ जाती है। ठीक है बच्चों, नाउ तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, ABCD हमारे पास में नॉन जीरो रियल नंबर्स है सच दैट A,2B आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, C and D आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन चूज द ऑप्शंस व्हिच कैन बी ट्रू। A and C are the root of this equation, A and C are the root of A and C are distinct, then A and C are equal, ऐसे कुछ पूछा हुआ है ना। ठीक है, तो ना सारी बातें लिखना करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक लिखते हैं, x² माइनस 9CX माइनस ऑफ 4D बराबर 0। इस इक्वेशन के दो रूट है, एक रूट A है और एक रूट 2B है। ठीक है, दूसरा हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² माइनस 9AX माइनस ऑफ 4B बराबर 0। इसके रूट है, एक रूट C है और एक रूट 2D है। ठीक है, ये इसके रूट्स दे रखे हैं ना। तो देखो अब यहां से आप एक एक पॉइंट तो ये बोल सकते हैं कि अगर मैं सम ऑफ रूट अगर निकालूं, A प्लस 2B बराबर कितना आ जाएगा, 9C आ जाएगा। एंड अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं, यहां से कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ D आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो A इंटू बी कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2D आ जाएगा। इससे अगर हम बात करें कि यहाँ से अगर सम ऑफ रूट निकालें C प्लस 2D तो कितना आ जाएगा, 9A आ जाएगा। एंड अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से माइनस का 4B आया, और C इंटू डी की बात करें तो माइनस ऑफ 2B आ गया। ये कुछ कुछ बातें हमें समझ में आई। ठीक है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो अब दिखाई दे जाएगा ना ये ना। अब देखो यहाँ से आपको एक बात तो समझ में आती है कि यार इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो कुछ रिजल्ट आगे मिल जाएगा। ABCD कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4 टाइम्स ऑफ BD यहाँ से है, B और D तो कैंसिल हो गया, मतलब A इंटू C का वैल्यू कितना आ रहा, 4 आ रहा है। ओके, जितना समझ आया उतना लिखा, A इंटू C। अब देखो सवाल को अगर आप ऑप्शंस को अगर देखें ध्यान से तो उसने पूछा A एंड C आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो मतलब हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, मतलब मुझे अब A प्लस C और मालूम चल जाए, सम ऑफ रूट मालूम चल जाए तो A और C मतलब ऑप्शन A और B पे हम कमेंट कर पाएंगे बढ़िया ढंग से। अब क्या A और C के बारे में अगर बात करें तो देखो A और C कैसे निकाल सकते थे, बहुत आसान तरीका है इस बात को समझने के लिए और समझाने के लिए। कलर रेड ये होगा शायद में। ठीक है, तो देखो अब आप समझो, A इस इक्वेशन का रूट है, क्या है, इस इक्वेशन का A एक रूट है। ठीक है, तो यहां से आप एक बात तो क्या बोल सकते हैं, A² माइनस ऑफ 9AC माइनस ऑफ 4D बराबर 0। ठीक है, C इस इक्वेशन का एक रूट है, तो यहां से मैं कंडीशन क्या लिख सकता हूं, थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं कि C² माइनस ऑफ 9AC माइनस ऑफ 4B बराबर 0, ऐसे लिखा जा सकता है। सही बात है, कलर चेंज करते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा ना। ये एक इक्वेशन E आई और एक इक्वेशन E आई, हमें A प्लस C और निकालना है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ऐड कर दें। तो भाई ऐड करने से यहाँ A² C² बना माइनस साइन ऑफ A² C² तो यहां से बना 9 यहां से कितना हो जाएगा 18, AC यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ 4 यहां से है, B प्लस D बराबर 0 आ गया। इतना रिजल्ट निकल के आया है ना। ठीक है, अब देखो B प्लस D के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं कि इन टर्म्स A इंटू C तो मुझे पता है ना 4 आ रहा है, तो वो तो वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है।
ठीक है, इसको a प्लस सी का होल स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे 2ac जोड़ दिया, सेपरेट कर दिया, तो भैया चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो a प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ से लिखा, माइनस ऑफ 20ac यहाँ से लिखा, -4 टाइम्स ऑफ b प्लस डी बराबर 0 है। अच्छा, क्या कुछ और रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, इन दोनों से समझो, देखो येलो लाइन से चल रहे हैं, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, ऐड करने से क्या घटना घटेगी, है ना, a प्लस सी तो यहाँ से है 2 टाइम्स ऑफ b प्लस डी, वह b प्लस डी हमें चाहिए था ना, वो इसी के बारे में काम कर रहे हैं ना, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ a प्लस सी यहाँ से आया। ठीक है, तो a प्लस सी को उधर भेजेंगे तो 8 टाइम्स ऑफ a प्लस सी आ गया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो b प्लस डी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ a प्लस सी आया। वाह, है ना। तो बात कुछ ऐसी रही कि a प्लस सी का होल स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा माइनस ऑफ 4 टाइम्स, b प्लस डी का वैल्यू कितना रहा 4 टाइम्स आया, तो यहाँ बनेगा 16, और a प्लस सी हमने यहाँ तक लिख लिया, माइनस ऑफ 20 टाइम्स ऑफ a इंटू सी, a इंटू सी का वैल्यू 4 आ रहा है तो यहाँ पुट कर दिया, इतना बना, है ना। अब देखो पॉइंट को समझो बहुत ध्यान से, a प्लस सी का होल स्क्वायर तो यहाँ लिखा हुआ है, 16 यहाँ लिखा हुआ है, a प्लस सी यहाँ लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट करने पर 16 आना चाहिए, तो भाई 20 इंटू 4 ही रहने देते हैं इसको ना, तो 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, मतलब कि a प्लस सी अगर मान लो इसके फैक्टर्स करूं, थोड़ी देर के लिए मैं चलो t मानते हुए सॉल्व करता हूं आपको ना, या फिर आप डायरेक्ट ही समझ जाओ ना यहीं से ना, एक जगह तो -20 करना पड़ेगा मुझे फैक्टर्स, और एक जगह क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर्स कितने करने पड़ेंगे 4, है ना, तो यहाँ +4 करता हूँ ना, देखो बात बन रही है क्या, समझो, माइनस का 20 आया और यहाँ से प्लस का 4 टाइम्स आया, है ना, तो सारी चीज बैटरी है ना, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से देखो a प्लस सी का वैल्यू अगर बात किया जाए तो कितना आ सकता है 20 आ सकता है, या फिर a प्लस सी का वैल्यू कितना आ सकता है -4 आ सकता है, ये काम का पॉइंट था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब a प्लस सी इतना आता सकता है और ac का वैल्यू हमारे पास सीधे रखा है, मतलब अगर मैं बात करूं आगे, इसको तो करते नीचे, है ना, और a इंटू सी का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनाता हूं जिसके रूट सम ऑफ रूट ये हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो, तो ऐसी क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 20x प्लस का 4 बराबर 0, या फिर मैंने ऐसी क्वाड्रेटिक बनाई जिसके सम ऑफ रूट ये आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 बराबर 0 ये आ रहा है। अब देखो ऑप्शंस में अगर जाएं, अगर a एंड c आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो a एंड c आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, हाँ सही बात है, ऐसा आ रहा है। दूसरा a एंड c आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, हाँ सही बात है, ये आ रहा है, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन तो अपना सही है। नाउ अब बात करते हैं आगे, आगे बोला है इफ a एंड c आर डिस्टिंक्ट, अब दो a एंड c डिस्टिंक्ट हैं, इस इक्वेशन के रूट आ रहे हैं a और c। अच्छा, यहां से अगर देखें तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, मतलब a बराबर c बराबर कितना आ रहा है -4 आ रहा है। ठीक है, दोनों रूट कैसे आ रहे हैं -4 आ रहा है, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं आ रहे। ठीक है, यहां से अगर क्या हम रूट निकाल सकते हैं क्या, है ना, यहां से a और c का वैल्यू डिस्टिंक्ट आएगा, है ना, ये बात है मुझे समझ में आई। पूछना क्या चाह रहा है सवाल में, समझते हैं, अगर a और c अगर डिस्टिंक्ट है देन a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, अरे ये पूछा ना, तो भाई a और c, यहाँ पर a और c के जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, तो यहां से अगर सम ऑफ रूट अगर आप निकालोगे तो कितना आ गया 20 आया, तो इसका स्क्वायरिंग कर दिया, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए सी बराबर कितना आ गया 400 आ गया, a इंटू सी कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया, सॉरी 4 आ गया, 8 पुट कर दिया तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 392 आ जाएगा, नहीं तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना 392 आ गया, सही है। अगर a और c अगर इक्वल है तब b प्लस डी कितना होगा, जब a और c अगर इक्वल है तो इसका वैल्यू -4 आएगा, a और c का वैल्यू -4 आएगा। हमसे पूछ रहा है b प्लस डी, ये पूछ रहा है ना b प्लस डी, और b प्लस डी बच्चों यहां से निकाला था, a और c का वैल्यू कितना आ रहा है -4 कितना आ गया -8 आ गया, -8 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -32 आ रहा है, -32 आ रहा है, तो भैया b प्लस डी इतना तो नहीं आएगा, a और c अगर इक्वल है तो ये अपना गलत हुआ, तो अपना a b c तीनों सही आ रहा है ना। पांचवें का क्या आंसर दिया है, पांचवें का आंसर है ए बी सी और डी भी आ रहा है, मतलब मैं कहीं कुछ गलत बोल रहा हूं ना, सॉरी, है ना, गलती हम यहां बोल रहे हैं कि ए और सी जो है -2 होगा, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है बराबर 0, तो a का वैल्यू भी -2 आएगा और c का वैल्यू भी -2 आएगा, -2 यहाँ पुट कराएंगे तो -4 बनेगा,
ठीक है, -4 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -16 बनेगा, ये आंसर होना चाहिए था ना, -16 है ना, सही है ना, ये भी अपना सही आ गया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। मूव करते हैं आगे प्रॉब्लम की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, एक लाइन है L पासिंग थ्रू पॉइंट, वो इस वाले पॉइंट से पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन और इस लाइन में परपेंडिकुलर है। यही बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी ना, मतलब अगर मैं आपको समझाऊं कि एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे और ये लाइन L ऐसे जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, मतलब इस लाइन के डी आर अगर हमारे पास वेक्टर, इस लाइन के डी आर वेक्टर ए के अलोंग मान लेते हैं, इस लाइन के अलोंग वेक्टर बी के अलोंग मान लेते हैं, इस लाइन के अलोंग जो डी आर आएंगे वो कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा। पहली बात तो ये सीखने को मिला। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन लाइन एल पर फ्रॉम द प्लेन इज जितना दे रखा है, देन पॉइंट इज, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ना, सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम है, बस लिख लिख करके सॉल्व करना है आपको ना। अब समझो पॉइंट को, तो पहले बात तो देखो हमने डी आर ऑफ द लाइन निकालते हैं, डी आर ऑफ लाइन, वाह बहुत ही मोटा कलर है ना, समझो बात को। अब देखो डी आर ऑफ लाइन के बारे में अगर बात की जाए तो कितना आ जाएगा डी आर ऑफ लाइन, तो आई जे के ए क्रॉस बी, समझ गए आप लोग। 214 तो यहाँ से लिखा, 132 यहाँ लिखा, आई हमने यहाँ लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस का 12 कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है, 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस टाइम्स ऑफ के कैप, ठीक है, और कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 यहाँ से किया तो 5 के आ गया, ऐसा कुछ आया। मतलब डी आर ऑफ द लाइन अगर अब देखा जाए तो कितना आ गया, -10 यहाँ से आया, 0 यहाँ से आया, 5 यहाँ से आया। मतलब डी आर लिखना है तो मैं ऐसे करता हूँ, 5 से डिवाइड कर देता हूँ या -5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 0 और -1, अगर सब कुछ सही किया तो यही है ना आंसर, है मतलब डी आर ऑफ द लाइन ही आया। अच्छा, अगर उसके बाद मुझे अगर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन तो कितना आ जाएगा, इस पॉइंट से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन, x+1 x माइनस x1 अपॉन 2 y माइनस y1 अपॉन 0, ऐसे नोटेशन है ना, अपॉन में 0 का मतलब नोटेशंस के तौर पर है ना, ऐसे अपॉन में 0 तो आता नहीं कभी भी ना। y -3 अपॉन में कितना आया, -1 आया, ठीक है, यहाँ तक की बात तो हमें क्लियर हुई। नाउ क्या कर रहा है, चाह रहा है ना, उस प्रॉब्लम को मैं छोड़ देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझा करके। x का वैल्यू यहाँ से निकालो, अब लाइन पर मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑन लाइन अगर मैं लिखूँ तो कितना आ जाएगा, 2t माइनस 1, 0t इंटू टी करेंगे तो माइनस का 2 यहाँ से आ गया और -t + 3, है ना, सब कुछ सही किया ना, कैलकुलेशन 214 यहाँ पे लिखा है, 123 यहाँ से लिखा हो, आई यहाँ से एक बार चेक करता हूँ, ठीक है, जे 0 आ रहा है क्या, यहाँ से लिखेंगे तो 4 - 8 0 ही आ रहा है ना, ठीक है, के 6 - 1 5, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास में क्या आ गया, पॉइंट ऑन दिस लाइन आ गया। अब इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, सॉल्व भी कर देते हैं ना, 2 मिनट में तो सॉल्व भी हो जाएगा। तो पॉइंट, ये लाइन पे से पॉइंट है, ये प्लेन है कुछ ऐसे, और प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है, यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड -3 बराबर 0। ओके, थोड़ा सा सेटिंग, मतलब यहाँ 0 लिखा हमने और इस लाइन पे ऐसे पॉइंट है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, वो 2√3 आ रहा है ना, ये कहने वाली बात है ना। देखो इस पॉइंट को अब लाइन में, इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं, बहुत आसान सी बात है। 2t - 1 लिखा, y कोऑर्डिनेट पुट कराएंगे, -2 पुट करेंगे, x z की जगह पुट कराएंगे तो -t + 3 -3 आ जाएगा, अपॉन में कितना आएगा, √a² + b² + c² √3 आ जाएगा, और दैट इज कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। तो √3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बना 6 आ गया ना। ओके, समझते हैं, मॉड भी आएगा, ओके, इधर तो 6 आया। अच्छा, इसको देखो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, 2t यहाँ लिखा हुआ, -t यहाँ लिखा हुआ तो t आ गया। कांस्टेंट टर्म देखें तो -1 -2 तो -3 आया, -3 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा ना, -3 यहाँ से आया, ठीक है, मोड़ हटाएंगे तो हमारे पास में t बराबर कितना है, 3 ± 6 आ जाएगा, मतलब एक तो 9 आ जाएगा या फिर -3 आ जाएगा, ये आ गया। तो t का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, ये आया, तो t का वैल्यू 3 या फिर क्या बोल रहे हैं, t का जो वैल्यू है -3 और 9 ऐसे कुछ आ रहा है, -3 या फिर 9।
अगर देखो -3 अगर यहाँ पुट कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -6 -1 -7, -3 को पुट कर रहे हैं तो -7 -2 -3 जब यहाँ पुट कराएंगे तो प्लस का 3 बनेगा तो 6, मतलब एक पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है, मतलब डी पॉइंट हो सकता है। 9 अगर पुट कराएंगे तो 18 -1 तो कितना बनेगा 17, 9 पुट कर रहे हैं ना, माइनस का 2, 9 पुट किया तो -9 प्लस का 3 कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। दूसरा वाला आ रहा है ना, दोनों ऑप्शन अपने करेक्ट हो गए। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना जाएगा, सी और डी आंसर आएगा। तो देखते हैं क्या आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी और डी है ना, दोनों सही है। नाउ आगे मूव करते हैं 7th प्रॉब्लम की तरफ। 7th प्रॉब्लम, इसको बहुत ध्यान से समझना ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम लगा मुझे, बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है ये, है ना। 7th अपने पास में ये, उसके बाद में अगर प्रॉब्लम स्टार्ट करें 8th ये छोटा सा प्रॉब्लम है, 9th भी छोटा सा प्रॉब्लम है, 10th ये बढ़िया प्रॉब्लम है ना। मतलब हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ आप सीखोगे ही सीखोगे यार। जैसे कि 7th प्रॉब्लम है ना, ये मेरे सिखाने वाली प्रॉब्लम नहीं है ना, बट ये आपको खुद, आप जब आप एग्जाम के अंदर बैठे हुए हो तो आपको विद इन टाइम आपको फटाफट सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम्स है। अच्छा, यहाँ पे करने का क्या फायदा होता है, ऐसी प्रॉब्लम से आप गो थ्रू हो जाते हो जो एग्जाम में आ रही होती है, ठीक है, आप सोचने लायक हो जाते हो। नो, प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं ना। ए हमारे पास में एक सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स है। 2x2 मतलब छोटा सा मैट्रिक्स हुआ ना, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, ए आई जे, उसके एलिमेंट्स वगैरह कुछ इस तरह से। ए आई जे जो है, अच्छा जो उसके एलिमेंट्स है वो 0 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ हो सकते हैं, सच दैट की सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कुछ कुछ बातें याद रखिए। देन नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस इन ए निकालना है विच आर इनवर्टिबल, जो कैसे इनवर्टिबल हो, ठीक है, मतलब जिसका डिटरमिनेंट कैसा है, नॉन जीरो है। नंबर ऑफ मैट्रिक्स इन ए निकालना है विच आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, 8 आ रहा है ना। नंबर ऑफ मैट्रिक्स इन ए लिखना है विच आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सच दैट कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 आए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस इन ए कितना है, 56 है, कि ए में टोटल कितनी सारी मैट्रिक्सेस आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा देखो अब बच्चों, मैं क्या करता हूँ इस सवाल को ना ऑप्शन डी से स्टार्ट करूंगा, कारण पहले मैं टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकाल देता हूं, मतलब किस किस तरह की मैट्रिसेस आ रही होंगी, देन वहां से मैं स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिसेस काउंट कर लूंगा और वहां से मैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी काउंट कर लेंगे, कितनी इनवर्टिबल मैट्रिसेस हैं। तो मैंने क्या किया, पहले हमने क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी को सॉल्व करना स्टार्ट किया। देखो मैट्रिक्स के बारे में अगर बात करें तो भैया मैट्रिक्स है ए बी सी डी ऐसे एलिमेंट ले लेते हैं, और हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट कितना है, 5 है। अब सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स 5 आए तो, और एलिमेंट हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो संभावना अगर देखें तो ये एलिमेंट ए प्लस यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सबका सम 5 आ रहा है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और ये 5 हो जाए, एक केस मतलब 3 0 हो जाए और एक 5 हो जाए। 3 0 और एक 3 0 हो मतलब एग्जैक्टली, तो ऐसे कितने सारे मैट्रिक्स बनेंगी, यही बनेगी, मतलब 5 यहाँ पे ये, या तो ये 5 हो जाए, ये 0 हो जाए, ऐसे कुछ 5 प्लस ऐसे आ जाएगा, मतलब 3 0 हो, तो ये वाले केस बने हमारे पास। अब मान लो कि एग्जैक्टली अगर 2 0 आए, तो एग्जैक्टली अगर 2 0 आए तो हमने एक 2 0 यहाँ लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 5 और 1, यहाँ 1 4 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 लिख सकते हैं, सम ऑफ एलिमेंट 5 आना चाहिए, यही संभावना हो सकती है हमारे पास में, ठीक है। एक बात तो समझ में, अब वो एलिमेंट आप इसमें अभी एडजस्ट करें, मतलब केसेस लिख रहे हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अच्छा उसके बाद में अगर मान लो कि हमारे पास में 1 4 आ जाए, 2 3 आ जाए, या 3 2 लिख दे ना, तो वो देखी बात है ना। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में सम ऑफ एलिमेंट, मतलब एग्जैक्टली अगर मान लो एक ही 0 अगर यूज हो रही है, अगर एक ही अगर 0 यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या संभावना बन सकती है, तो 1 मैंने इधर दे दिया है ना, मतलब हमारे पास इन सबका एलिमेंट का सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 5 आने के लिए कितना हो सकता है, यहाँ एलिमेंट 1 आ जाए, ठीक है, यहाँ एलिमेंट अपना 1 आ जाए, सही बात है, 1 1 और 4 ही एलिमेंट हमें चाहिए ना, 1 + 1 यहाँ आ गया, और यहाँ कितना आ जाए अपने पास में, 2 आ जाए, सॉरी 3 आ जाए, ये हो गया ना, पॉइंट को समझो ना, 1 1 3, तो सम ऑफ एलिमेंट 5 आ गया। अब एक काम करते हैं, इस 3 को इधर यहाँ दे देते हैं, तो 1 2 2, यही 2 केस बनेंगे ना, इसके अलावा कोई और केस बन सकता है क्या, कोई केस नहीं बनेगा ना, ये आ गया। या फिर मान लो कि एक भी 0 ना आए,
ये एक पेज में आ सकता था क्या सारी बातें? हाँ चलो ठीक है, यहाँ से समझाएंगे ना। अब देखो सभी एलिमेंट कैसे हो जाए, मतलब एक भी जीरो ना आए, तो मतलब 1 1 1 4 ही एलिमेंट आ रहे हैं, 3 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, ये आ जाएगा। अब 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, मतलब यही केस बन सकता है, इसके अलावा दूसरा केस नहीं बन सकता। अब टोटल मैट्रिक्स की बात करें तो इनको मैं एडजस्ट कराऊंगा, तो कितने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस कितनी आई, 4 आई। इनको अगर मैं चेंज करूंगा तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से लिखा प्लस साइन, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ से लिखा, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ 4 फैक्टोरियल मतलब 24 आ गया। यहाँ से अगर देखें तो 4 फैक्टोरियल अपॉन, इनको से अरेंज कर रहे हैं, एबीसीडी कुछ भी हो सकता था ना, ठीक है। उसके बाद में अब देखो क्या क्या हो सकता है, दो एलिमेंट सेम है तो 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से लिखा। उसके बाद में 4 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ से दो एलिमेंट सेम है तो 2 फैक्टोरियल यहाँ से लिखा, तो 24 यहाँ से है। इसको अगर मैं लिखूं तो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो अगेन यहाँ से कितना है 4 आया, मतलब 48 प्लस 8 कितना आ गया हमारे पास 56 आया। तो टोटल सच मैट्रिसेस कितनी बनी हमारे पास 56 बनी। पहली बात तो ये आया, ठीक है, ये बात करते हैं। अब हम चलते हैं सीधा ऑप्शन ए से, ए बी सी है ना, अब निकालते हैं। अब देखो मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन ए चाहिए विच आर इनवर्टिबल, मतलब हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिसेस बन रही है ए बी सी डी वाले, ऑप्शन ए के बारे में बात करें कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसा आना चाहिए, ए बी सी डी, यहाँ मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट बनाते हैं, इसकी वैल्यू कैसे आनी चाहिए, नॉन जीरो, मतलब ए डी माइनस बी सी कैसा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या क्या उसमें सदुपयोग हो सकता है, क्या क्या केसेस बन सकते हैं, या तो मान लो कि इसमें एग्जैक्टली एक जीरो रहा हो, एग्जैक्टली 1 जीरो, मैं वो वाला केस लेके चलता हूँ। अगर एग्जैक्टली 1 जीरो, तो या तो यहाँ जीरो आ रहा होगा, या फिर यहाँ जीरो आ जाए, या फिर यहाँ कहीं एक जगह जीरो आ जाए। अच्छा एक और केस ये बन सकता है कि एग्जैक्टली 2 जीरो हूँ, हाँ ये केस भी बन सकता है, एग्जैक्टली 2 जीरो हूँ, मतलब क्या रहेगा, यहाँ जीरो आ जाए, यहाँ जीरो आ जाए, ठीक है, या फिर दोनों में यहाँ जीरो आ जाए। पर ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब देखो एग्जैक्टली जीरो जीरो में क्या हो सकता है, दोनों जीरो जाइए यहाँ आ जाए, या फिर दोनों जीरो अपने इधर इधर आ जाए, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जीरो किसी रो या किसी कॉलम में दोनों जीरो नहीं आ सकती, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। 3 जीरो आ सकती है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकती, 3 जीरो हो जाएंगे तो फिर क्या है, डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो जीरो आना शुरू हो जाएगा। अब देखो एग्जैक्टली 1 जीरो आए, तो एग्जैक्टली 1 जीरो वाला हमारे पास केस कौन सा है, ये केस है, ठीक है ना। एग्जैक्टली 1 जीरो अगर मैं लिखूंगा ना, तो एग्जैक्टली 1 जीरो एक यही केस आ रहा है कि यहाँ जीरो हो जाए, ठीक है, या फिर यहाँ एलिमेंट कितना आ जाए, मान लो कोई भी एक एलिमेंट आपने यहाँ रख दिया ना। नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन ए निकालना बेचा इनवर्टिबल है ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, नॉन जीरो आनी चाहिए ना। अब देखो बात समझो, एग्जैक्टली अगर एक जीरो आ जाए, एग्जैक्टली एक जीरो तो हमने कहीं रख दिया, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पे भी रख दो, मतलब इनसे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू बनेगी वो ऑलवेज कैसे बनेगी, नॉन जीरो ही बनेगी। मतलब यहाँ से टोटल अगर मैं बात करूँ है ना, मैट्रिसेस की बात करें तो टोटल कितनी आ जाएंगे हमारे पास, 24 आ जाएंगे, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल बाई 2 और 4 फैक्टोरियल बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब चार एलिमेंट आपने ऐसे डाल दिया एक एग्जांपल के तौर पर 0 1 1 3, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी, नॉन जीरो। इसके करस्पॉन्डिंग कितना बना, 12 मैट्रिसेस, ऐसे इससे करस्पॉन्डिंग बनेगा ना। टोटल हमारे पास कितनी आई, 24 आ जाएंगी, है ना, ठीक है। अब समझो पॉइंट को ना आगे। अगर मान लो एग्जैक्टली अगर 2 जीरो आए है ना, 24 तो यहाँ से आई, एग्जैक्टली अगर मान लो 2 जीरो आ जाए, तो दोनों जीरो अगर आ गई तो भाई दोनों जीरो या तो इस साइड हो सकते हैं। एग्जैक्टली 2 जीरो वाले हमारे पास कितने सारे केस हैं, ये केस है ना, 0 0 1 वाला है ना। एग्जैक्टली दोनों जीरो अगर हमने यहाँ लिखा था, दोनों जीरो को डायगोनल में लिख दिया। अब एग्जैक्टली 2 जीरो आ गई, या तो 1 यहाँ आ जाएगा, या फिर 4 यहाँ आ जाएगा, या 4 यहाँ आ जाएगा, या 1 यहाँ आ जाएगा। मैं टोटल कितनी आएंगी, 2 मैट्रिक्सेस आएंगे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मान लो कि 0 0 यहाँ पर है, ठीक है, 0 0 अपने यहाँ ले लिया। अगर 0 0 ऐसे है तो अगेन क्या है हमारे पास में, देखो इससे यहाँ समझो ना, 0 0 यहाँ पर है, सही बात है ना। अब क्या रहेगा हमारे पास में,
जीरो इधर आ रहा है, जीरो इधर आ रहा है, तो 1 और 4 फिल कर सकते हो, 4 और 1 फिल कर सकते हैं, 2 और 3 फिल कर सकते हैं, 3 और 2 फिल कर सकते हो। तो टोटल 4 मैट्रिसेस आएंगी अंडर दिस कंडीशन। और अगेन हम जब यहाँ से निकालेंगे तो अगेन हमारे पास में कितने आ जाएंगी, 4 मैट्रिसेस यहाँ से आ जाएंगी। तो 4 और 4 हमारे पास कितनी मैट्रिसेस आ जाएंगी, 8 मैट्रिसेस आ जाएंगी, है ना। तो 24 यहाँ से आई और 8 यहाँ से आई, 24 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। ठीक, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। एक और केस हमारे पास ये भी बन सकता है कि जब डायगोनल में एक भी एलिमेंट जीरो ना हो, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन ए निकालना है विच आर इनवर्टिबल। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा भैया, ये 1 यहाँ रख देते हैं, 1 यहाँ रख देते हैं, 1 यहाँ रख देते हैं, 2 यहाँ रख देते हैं। डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा। कैसे भी अरेंज कराओ, कैसे भी अरेंज कराएंगे तो 4 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 4 केसेस तो यहाँ से आए, है ना। ठीक है, एग्जैक्टली अगर 2 जीरोज हैं तो 2 जीरोज हैं तो यहाँ 0 0 रख देते हैं, किसी एक रो कॉलम में तो आ नहीं सकते, वो बात तो हमने कर ही लिया था। तो यहाँ क्या आ सकता है, 1 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 1 आ गया, तो 2 मैट्रिक्स तो ये हो गई हमारे पास में। 2 और 3 अगर ले लेंगे तो 2 और 3 से यहाँ से आ जाएगा 3 और 2, तो अगेन 2 मैट्रिक्स यहाँ से आ जाएंगे, 4 मैट्रिक्स यहाँ से आई। और जब ये वाला केस होगा तब भी हमारे पास कितने आएंगे, 4 मैट्रिक्स यहाँ से आ जाएंगे। मतलब 8 मैट्रिक्स तो यहाँ से आ गए, 12 यहाँ से, ना ये हो गया ना, 4 ये हो गया ना। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्टली 1 0 हो, अगर एग्जैक्टली अगर 1 0 है, इस केस में हमारे पास में ये आएगा 0 1 1 3 ना, तो यहाँ से 24 आएंगे अकॉर्डिंग मी, है ना। तो अपना वाला पहला वाला ऑप्शन नहीं बैठ रहा है ना। ठीक है, नंबर ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिसेस, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन्हें निकालना विच आर सिमेट्रिक और स्कियोसिमेट्रिक। अच्छा, स्कियोसिमेट्रिक तो इसमें एक भी नहीं होगा, पहली बात तो ना, क्योंकि स्कियोसिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, डायगोनल के अलोंग एलिमेंट माइनस का होना चाहिए। पहली बात तो माइनस का कोई एलिमेंट यहाँ पर है नहीं। सारे एलिमेंट 0 0 0 हो जाए तो फिर सम ऑफ एलिमेंट 5 आएगा नहीं, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो होगा ही नहीं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस कितनी हो सकती हैं। ठीक है, टोटल सिमेट्रिक मैट्रिसेस निकालते हैं। अब देखो, टोटल अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस निकालना है तो हमारे पास में क्या संभावना हो सकती है कि यहाँ के एलिमेंट और यहाँ एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम सेम होने चाहिए, है ना। ठीक है, यहाँ एलिमेंट सेम सेम आएंगे। अब देखो बात समझो, तो डायगोनल में देखो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। डायगोनल में या तो 0 0 हो सकता है, पहली बात। डायगोनल में या तो यहाँ पर क्या हो सकता है, नहीं सॉरी, ऐसे समझो इस बात को, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस मुझे कैलकुलेट करना है, यहाँ से समझाता हूँ, समझिए। यहाँ तो एलिमेंट या तो 1 1 हो सकता है, एक केस, सॉरी, या तो एलिमेंट यहाँ 0 0 हो सकते हैं, या फिर एक और केस क्या हो सकता है, यहाँ एलिमेंट क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है, या फिर यहाँ एलिमेंट क्या हो सकता है, 2 2 हो सकता है। ठीक है, टोटल सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए ना, क्या एलिमेंट 3 3 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, सम 5 आना चाहिए ना। ठीक है, अब सम 5 आए तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में, तो इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ, इन दोनों का सम 5 आना चाहिए। इन दोनों का सम अगर 5 आए तो 5 आने के लिए क्या हो सकता है कि 1 और 4 हो सकता है। ठीक है, 2 और 3 हो सकता है। ठीक है, 3 है ना, या फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं, 4 और 1 हो सकता है, या फिर 3 और 2 हो सकता है। टोटल हमारे पास इस वाले केस की अगर बात करूं, टोटल 4 मैट्रिसेस यहाँ से आई। ठीक है, तो इन दोनों का सम हमारे पास में कितना, 3 आना चाहिए। तो 3 सम आने के लिए क्या क्या हो सकता है, सम अगर 3 आए तो सम 3 आने के लिए 0 3 हो सकता है, सॉरी, है ना। एक और पॉइंट समझो, 0 भी तो आ सकता है ना इधर ना। एक और केस, यहाँ 0 हो जाए और यहाँ 5 हो जाए, और यहाँ 5 हो जाए और यहाँ 0 हो जाए। टोटल हमारे पास यहाँ 6 मैट्रिसेस बनेंगी। टोटल कितनी आएंगी, 6 मैट्रिसेस आएंगी। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ 0 3 की बात करें तो 0 3 यहां से आ जाए,
ठीक है, सम है ना। या फिर कितना आ जाएगा 3,0 हो सकता है ना, इन एलिमेंट्स को या तो 0 3 फिट कर दे या 3 0 फिट कर दे ना, या फिर हम यहाँ पर 1 2 फिट कर दें, सम 3 आना है इनको ना, या फिर 2 1 फिट कर दें ना। तो हमारे पास में कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना, 8 इसने बोला 8 भी तो 8 से ज्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास में 6 तो यहाँ से आएगा और 4 यहाँ से आ रहा है, टोटल हमारे पास में कितना आ गया 8 आ गया। नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन ए विच आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने के लिए डायगोनल के एलिमेंट या तो 0 0 रख दिया हमने, 1 1 2 2 ना, 8 से ज्यादा आ रहा है, मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं होगा ना। शायद इसके आंसर में करेक्शन है या फिर कहीं चेक कर सकते हो ना, यहाँ तरीका ना। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन ए निकालना है विच आर सिमेट्रिक और उसकी सिमेट्रिक सच द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ऑड आर 6, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसा आना चाहिए ऑड, मतलब ऑड हो हमारे पास में ना। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। तो हमारे पास डी ऑप्शन तो सही आ रहा है, ए दे रखा है क्या उसने, ए में कहीं कोई जो कुछ इसका आंसर में गड़बड़ लगता है, या फिर कहीं 6 7 का आंसर ए बी डी। ए बी और डी तुमने दोनों ही गलत लिखे ना। चलो सिमेट्रिक वाले को एक बार फिर से देख लेता हूं क्या आ रहा है। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिसेस मुझे लिखनी है तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए क्या होना चाहिए कि डायगोनल के अलोंग एलिमेंट ना, ये लीडिंग डायगोनल है, इसके अलोंग एलिमेंट कैसे होने चाहिए सेम सेम होने चाहिए। तो ये एलिमेंट 0 0 हो सकता है, या फिर एलिमेंट क्या हो सकता है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ एलिमेंट अगर 2 है तो यहाँ एलिमेंट 2 हो सकता है। 3 3 वाला केस हो नहीं सकता है ना, समझते हैं। नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच आर सिमेट्रिक। अब क्या हुआ हमारे पास में बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं इनका सम 5 आना चाहिए, इन दोनों का सम 0 आ रहा है ना। इन दोनों का सम अगर 5 आए तो 5 आने के लिए क्या हो सकता है कि सम 5 आ जाए, तो सम 5 आने के केस हो सकते हैं हमारे पास 0 5 हो जाए एक केस, या फिर 1 4 हो जाए, या फिर 2 और 3 हो जाए। यहां से अगर लिखेंगे तो 5 0 हो जाएगा, यहां से 4 1 आ जाएगा, एक और हम लिखें तो 3 2 आ जाएगा। हाँ, तो 6 केस तो मेरे पास सही आ गए ना, कहीं कोई समस्या नहीं, छोटे छोटे से केस है, छोटा सा नंबर था, आसानी से निकाल भी सकते थे। 6 यहां से आए। अच्छा इसकी बात करें, ओके 1 1 ना, ओके यहाँ 1 1 आ गया, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो बाकी एलिमेंट का सम 3 आना चाहिए। तो 3 आने के लिए क्या हो सकता है 0 3 हो सकता है एक केस 1 और 2 हो सकता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग दूसरा वाला 3 0 हो सकता है और 2 1 हो सकता है, मतलब 10 आ रहा है ना, 10 तो हमारे पास यही हो गए ना। कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी समस्या नहीं आती। अच्छा देखो ऐसे आप ये मैट्रिसेस लिख लोगे, अब आगे तो पूछा हुआ है ना, क्या पूछा है वो उसी का एक पार्ट पूछा हुआ, नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए निकालना इन विच ए विच आर सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है। ये तो मैं डायरेक्टली लिख ही पाऊंगा ना, 6 यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से 4 यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, सच द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ऑड। ए का डिटरमिनेंट कैसा आ जाए, देखो डायरेक्ट मैं डिटरमिनेंट ही लिख लूंगा, उन सबकी आप वैल्यूज निकाल के आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा ना। आई थिंक इसका आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो शायद चेक कर लीजिएगा ना, मेरे कैलकुलेशन में आई थिंक कहीं कोई मिस्टेक हो रही है या नहीं हो रही, उसे आप देख सकते हैं ना। वैसे मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा ना। चलो ठीक है ना, तो ये वाला प्रॉब्लम आपको सही से क्लियर हुआ, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था ये, बस थोड़ा सा ध्यान देना था आपको ना, जैसे कहीं कोई गलती नहीं है तो ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है या फिर कहीं कुछ तो दिक्कत है ना। सॉल्यूशंस में आई थिंक मुझे गलती नजर नहीं आ रही ना, कुछ है तो आप मुझे बता भी सकते हैं ना, मैसेज कर सकते हैं ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है ना। अब देखो इन प्रॉब्लम्स को समझिए ना, इसमें भी कुछ कुछ खास बातें हैं ना, जैसे 8 नंबर का प्रॉब्लम हो गया, 9th नंबर का प्रॉब्लम हो गया, 10th नंबर का प्रॉब्लम, इन तीनों प्रॉब्लम में आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे ना। नाउ अब मैं आपको कुछ कुछ बातें सिखाता हूँ, बातें सीखो आप लोग बहुत ध्यान से। देखो पहली बात तो ये इंटीग्रेट करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन कितना है ये है, f ऑफ 1 आपसे पूछा हुआ है, क्या होगा। पहली बात तो इसको इंटीग्रेट ही कर लिया जाए ना, अब इसको इंटीग्रेट करें तो बड़ा झमेला है,
झमेला क्या है कि ये x+2 ऊपर आ रहा है, नीचे ऐसे कुछ आ रहा है, तो कैसे इंटीग्रेट कर लूं यार इसको मैं, क्या इंटीग्रेट कर ले और कैसे कर ले, है ना, इसके बारे में समझो आप। ऐसा क्या कर दिया जाए इसके साथ में कि इंटीग्रेट हो जाए, क्यों बच्चों? तो देखो एक बात समझो, ऊपर x+2 है, मतलब कि नीचे कुछ ऐसी घटना घटनी चाहिए कि पावर 4 है कि अगर शायद शायद, है ना, ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाए x+2 का होल स्क्वायर मान लो, और ये x+2 पावर 4 है, तो पावर 4 में यहाँ कुछ आ जाए और प्लस में से कुछ कांस्टेंट आ जाए या कुछ प्लस माइनस कुछ आ जाए। अगर मान लो कुछ ऐसा आ गया तो x+2 के होल स्क्वायर को अगर आप t मानोगे तो ऊपर वाला पार्ट dt में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। क्या ऐसी संभावना बन सकती है क्या? वो चेक करना पड़ेगा ना, तो चेक करते हैं। अब देखो ये x+2 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनना चाहिए ना, बनना चाहिए, तभी बात बन सकती है, अदरवाइज तो बात में दिक्कत जाएगी। अब पॉइंट समझते हैं। अब आप एक पॉइंट ये समझो, समस्या है ना, कि अगर इसका पावर 4 है, इसको जब आप एक्सपेंड करते हो, ठीक है, तो इसके जो कोफिशिएंट्स आते हैं ना x+a, ऐसे अगर मैं लिखूं, अगर मान लो चलो x+2 का पावर 4 ही एक्सपेंड करता हूं ना डायरेक्ट, तो कितना बनेगा ये x⁴ यहां से बनेगा, फिर आप 4c1 लिखोगे, फिर यहाँ x लिखोगे और यहाँ कितना लिखोगे 2⁴ लिखोगे, 4c2, मैंने इसी का एक्सपेंशन कर लिया डायरेक्ट ना, और यहाँ से कितना जाए x² और यहाँ से 2² आया, यहाँ से मैंने लिखा 4c3 x⁴ और 2⁴ लिखा, यहाँ से लिखा 4c4 और x⁴0 और 2⁴ यहाँ से आया, ये आया है ना। ऐसे मैंने सोचा है ना, एक बार x⁴ तो यहाँ से लिखा, 4c1 तो 4 आ जाएगा, 4 × 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा x ना। सॉरी ये तो सारा ही गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पूरा गड़बड़ कर दे रहा हूँ ना, एक ऐसे ही ओपन कर दिया ना, ध्यान से सोचो। x+2 पावर 4, इसको एक्सपेंड करते हैं ना, 4c0 लिखा, फर्स्ट टर्म पे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 4 है ना, और नीचे वाले टर्म पे कितना आ जाएगा, एज ए पावर में आ जाएगा ना, 4c1 x पे यहाँ इन दोनों का पावर आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, 4c2 यहाँ से लिखेंगे, x पावर यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2⁴ लिखेंगे, 4c3 फर्स्ट टर्म पे इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा और सेकंड पे 2⁴ आ गया, और यहाँ से लिखूंगा तो 4c4 x⁴0 और 2⁴ आ जाएगा, ये एक्सपेंशन आया, ठीक है। x⁴ तो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, 4 यहाँ से आ गया और 2 यहाँ से आया, तो ये कितना आ जाएगा 8x³ आ गया, ठीक है। उसके बाद समझो 4c2, तो 4 3/12 12/6, 6 × 4 करेंगे तो 24x² आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में कितना रहा 4c3, तो कितना आया 4 आया, 4 को इससे कराएंगे तो 32 बनेगा, 32x यहाँ से आया, प्लस साइन ऑफ 16 यहाँ से आया, ऐसा कुछ बन रहा है, तो x⁴ प्लस 8x³ हो ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ये। और एक काम करते हैं ना, x⁴ 8x³ का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, ज़्यादा इसमें लोड ही नहीं लेते ना। तो हमने x+2 तो ऊपर ही रहने दिया, अंडर रूट में हमने क्या बात समझी कि x⁴ 8x³ आ रहा है, ठीक है, प्लस 20 ऐसा कुछ आ रहा है, तो चलो बाद में समझ लेंगे। तो x+2 का पावर में 4 तो हमने यहाँ से किया, -24x² यहाँ से लिखा, -32x यहाँ से लिखा, -16 मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। यहाँ से कितना बनेगा प्लस का 20x² यहाँ से बनेगा 20x² प्लस का 16x और प्लस 4 यहाँ गिवन है ना, उसको लिख दिया हमने ना। पॉइंट समझते हैं, x+2 तो हमने यहाँ लिखा, अंडर रूट में देखा, x+2 पावर 4 यहाँ लिखा, माइनस और दिस समथिंग अगर सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा -4x², -32 और यहाँ सॉल्व कराएंगे तो -16x, तो यहाँ से आया, ठीक है। +4 को एज इट इज रहने देते हैं, एज इट इज क्यों रहने देंगे ना, यहाँ पे जोड़ के सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो -12, ठीक है ना। अब देखो इस वाले पॉइंट को समझा है ना, सिर्फ इस 4 यहाँ से कॉमन लिया आपने, x² प्लस का 4x बन रहा है,
ठीक है, तो 4 जोड़ दिया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। वाह, मैं जो कहना चाह रहा था, मैं जो बताना चाह रहा था वो बात आप समझ गए कि ये कुछ ऐसा ही बन गया। मतलब प्रॉब्लम को जब डिजाइन किया था ना, उसने इस बात को अपने माइंड में रखा था ना। -4, तो ये तो क्या बन जाएगा, -4 इंटू एक्स प्लस 2, तो यहाँ से आया माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 4 यहाँ से आया, और +16, और -12 करेंगे तो प्लस का 4 यहाँ से बना। मतलब ये कुछ ऐसे बना, इसका होल स्क्वायर है यहाँ पर ना। देखो ये प्रॉब्लम बहुत आसान होता चला गया ना। अगर आपने मान लिया कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2, सॉरी एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर को अगर आप t मान लो, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कराऊं तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स यहाँ से लिखा, तो dt यहाँ से आया। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर को हमने, यहाँ स्क्वायर नहीं था, सॉरी क्या क्या करते थे, dx, तो यहाँ से आ जाएगा पहली बात तो dt/2 आया ऊपर वाला हिस्सा, और अपॉन में ये जो है इसके स्क्वायरिंग को हमने t मान रखा है, तो ये कितना बन जाएगा, t², तो यहाँ से आया माइनस का 4t यहाँ से आया, प्लस का 4 यहाँ बना। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूं। चलो मैं इधर ही लिखता हूं अभी। 1/2 को तो बाहर निकाला, ये क्या बनेगा, t-2 का होल स्क्वायर यहाँ से बना। मतलब ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, t-2 है ना का होल स्क्वायर। t-2 का अगर होल स्क्वायर, सॉरी क्या बन रहा है, t+2 का, सॉरी t-2 का होल स्क्वायर यहाँ से बना। तो ये तो कितना बन गया हमारे पास में, dt अपॉन मॉड ऑफ t-2, ऐसे कुछ बना, ऐसे कुछ है ना। ठीक है, t का वैल्यू एक्चुअली आ कितना रहा है, x² + 4x + 4 है ना, यहां से लिख देना। चलो t का वैल्यू मैं यही पुट करता हूं ना, ताकि मॉड वगैरह कुछ हट रहा है कि नहीं हट रहा। x² यहां से लिखा, प्लस का 4x यहां से लिखा, और प्लस का 4 माइनस का 2 हमने यहां किया, तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x² प्लस का 4 प्लस का 2 यहाँ से बना, तो +4 -2 करेंगे तो ठीक है। मतलब 2 रियल रूट आने आने, तो समझो बात को ना। इसको अब मैं ऐसे समझ लेते हैं, t-2 यहाँ लिखा, मॉड को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मॉड भूल जाओ आप ना। वैसे क्या 2 केस आएंगे ना आगे, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, t 2 से बड़ा है। अच्छा देखो, t की अगर बात समझे तो मॉड को अगर मैं हटाऊं ना, ऐसे समझो, t कैसा लिखा हुआ, x+2 का होल स्क्वायर है ना, समझ गए ना। सीधे 2 केस बनेंगे ना। ठीक है, इसने एक ही केस लेकर के हमने आंसर निकाल रखा है। यहाँ पे ऐसे क्या किया है, डायरेक्ट से t-2 ले लिया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1/mod ऑफ t-2, ये लिख लिया है ना। आगे प्लस माइनस भी आना चाहिए था, पर शायद अपने प्रॉब्लम में जब सॉल्व किया हुआ है ना, तो वो से पॉजिटिव लेते हुए सॉल्व किया हुआ है। बट अब डोंट वरी है ना, IIT में अगर प्रॉब्लम होगा ना, तो हर एक बात का ख्याल रखेगा वो, या t-2 लिखूं या 2-t लिखूं, वो बताएगा आप लोगों को ना कुछ कंडीशंस देगा ना। अब t का वैल्यू कितना लिखा हुआ, x² + 3x, ये लिखा हुआ t का वैल्यू है ना। t का वैल्यू अपने यहाँ डाल दिया, तो जब यहाँ डाल देंगे तो ये तो x² आएगा, प्लस का 4x आएगा, प्लस का 4 -2 करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। मतलब 1/2। तो यहाँ आ रहा है ln fx की बात करें तो ln fx की देखो मैं बात करूं तो ये कितना बन रहा है, 1/2, तो यहाँ बना ln, यहाँ बना mod ऑफ x² प्लस का 4x प्लस का 2 बन रहा है। तो ये fx है, और f(1) अगर मुझे यहाँ से लिखना है तो कितना आ जाएगा, x की जगह 1 पुट कर देंगे तो 7 आ रहा है। तो 7 आंसर आया है ना अभी के हिसाब से। आई थिंक 7 आंसर दे भी रखा है, और ये करेक्ट है ना। ठीक है, वन ऑफ द आंसर है, वन ऑफ द आंसर। ठीक है, ओके। ठीक बच्चे ना, नाउ मूव करते हैं आगे के प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, इसमें देखो हिडन जो कंसेप्ट था ना, मेन पॉइंट जो समझाने वाली बात थी, आपको जो तुरंत समझ में आना चाहिए था, जो कंसेप्ट था वो ये था कि इसको इस तरह से लिखना, मतलब अल्टीमेटली ये वाले पॉइंट पर पहुंचना, ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। बाद का डजंट मैटर, कोई खास फर्क नहीं पड़ता अभी लर्निंग फेज में ना। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट समझ में आया, तो देन उसके बाद अपन ऐसा इसको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता था ना। ये लॉजिक है, ये पता होना चाहिए ना। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ ना। क्या बोला है, इफ दिस इक्वेशन बराबर 0,
है जगह एक्चुअली वन सॉल्यूशन एक्स बराबर लैम्डा, इसका एक ही सॉल्यूशन आ रहा है एक्स बराबर लैम्डा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। अब देखो पहली बात तो ये एक पॉजिटिव नंबर, ये एक पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव का सम जीरो आ रहा है, तो सम जीरो कब आ सकता है, जब 2x प्लस ये वाला टर्म भी जीरो हो एंड 2x प्लस 3 प्लस 2 साइन ए, इसकी वैल्यू भी कैसी है, जीरो है। इसका एक सॉल्यूशन आ रहा है एक्स बराबर लैम्डा मान लेते, तो लैम्डा अगर सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई कराएगा, है ना। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, चलो 2 लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए बराबर जीरो एंड 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 साइन ए बराबर जीरो, यह है। अच्छा अगर लैम्डा का वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो माइनस साइन स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है, 2 लैम्डा का वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट ना, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए और 2 साइन ए यहाँ से लिखा प्लस का 3 बराबर जीरो, माइनस साइन कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ 2 साइन ए माइनस 3 बराबर जीरो, ये आया। अब देखो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं क्या, बिल्कुल फैक्टर्स आ रहे हैं, साइन ए माइनस का 3 और साइन ए प्लस का 1 बराबर जीरो, इसके फैक्टर्स आए। तो साइन ए का वैल्यू 3 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। साइन ए का वैल्यू -1 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। तो ये आंसर आया साइन ए का वैल्यू -1। साइन ए का वैल्यू अगर -1 रखें तो साइन ए का वैल्यू -1 हुआ, तो यहाँ पे 2 लैम्डा बराबर कितना आया, -1 आ गया, मतलब +1 फिर बराबर कर दीजिए तो -1, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, -1/2 आया, और लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो 1/4 आया, तो मतलब फाइनली इसका आंसर कितना है, 1 आया। इसका आंसर 1 आया और देख करेक्ट आंसर दे रखा है, ध्यान है मुझे ना। ठीक है बच्चों ना, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ ना। नाउ मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा इस प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से समझना, इसमें कुछ कुछ खास बात है ना, आसान है, कुछ खास बातें भी है ना, सीखिए और समझिए। fx हमारे पास में एक पॉलिनोमियल दे रखा है डिग्री 5 का, ये डिग्री 5 का एक पॉलिनोमियल है विच इंक्रीज इन द इंटरवल -∞ से 0, मतलब सॉरी -∞ से 1 में, तो ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह से इंक्रीज किया। उसके बाद में बोल रहा है 3 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में क्या कर रहा है, और 3 to इन्फिनिटी के बीच में इंक्रीज कर रहा है, 1 और 3 के बीच में डिक्रीज कर रहा है, मतलब 1 और 3 के बीच में डिक्रीज किया, उसके बाद ये फिर इंक्रीज किया, मतलब रफ काइंड ऑफ ग्राफ। मतलब एक बात तो समझ में है कि 1 पे मैक्सिमम बन रहा है और 3 पे मिनिमम बन रहा है, मतलब ये मैक्सिमा का पॉइंट है और ये मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, सॉरी 2 दे रखा है। एफ ऑफ 1 का वैल्यू, अच्छा देखो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर गलत है, ये 58/15 है। एफ ऑफ 1 कितना दे रखा है, 58/15 ये दे रखा है। और साथ में देखो एक और मजेदार पॉइंट दे रखा है, f'2 का वैल्यू 0 दे रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। यहां से देखो क्या क्या बातें में समझ में आती है। पहले तो देखो 1 और 3 पे ऐसे मैक्सिमम मिनिमा आया, 2 हमारे पास में एक पॉइंट है, 2 पे क्या है कि मैक्सिमम मिनिमा नहीं आ रहा, अगर 2 पे और f'0 आ रहा है तो इसका मतलब 2 पे क्या आया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया तो कुछ ग्राफ को देखो ऐसे समझो, ऐसे आया और ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाते हो कुछ ऐसे निकल गया, मतलब ये कुछ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है जहां पर उसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसा आएगा, 0 आएगा ना, ठीक है। मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहां पर उसका कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे f'0 आ रहा है, ठीक है, f'2 0 होगा। अच्छा एक और पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमा का डिसीजन अगर नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे f'2 भी कैसा आएगा, 0 आएगा। अच्छा ये बात समझो, मैंने तो बस यही पॉइंट था, f'2 उसने 0 दे रखा है, ठीक है, यहाँ मैक्सिमा आया, यहाँ मिनिमा आया, तो कंटिन्यूसली इसके बीच में कोई अगर मैक्सिमम मिनिमा नहीं है ना, मतलब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आना है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो 2 पे वैल्यू 0 आएगी और डबल टैक्स का वैल्यू भी कैसा आएगा, 0 आएगा। ये पॉइंट समझने वाला था। अब देखो पॉइंट को यहां से समझिए कि f(x) हमारे पास दे रखा है, तो मतलब अब देखो f'(x) के बारे में अगर बात करूं, f(x) 5 डिग्री पॉलिनोमियल का है, तो f'(x) कैसा होगा, 4 डिग्री पॉलिनोमियल का होगा। देखो सॉल्व करने के कुछ तरीके बताता हूं। f' इस पॉइंट पे 0 है, f' इस पॉइंट पर 0 है, ठीक है, मतलब f' के बारे में अगर मैं बात करूं तो f'(x) क्या होगा, एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, पहली बात। f'(x) 0 आएगा, कहाँ कहाँ 0 आएगा, x बराबर 1 पे 0 आ रहा है, x बराबर 3 पे 0 आएगा, और x बराबर 2 पर भी f'(x) 0 आ रहा है, ठीक है।
अच्छा इसमें एक बात समझो कि एफ डबल डैश एक्स 2 पर भी 0 आया तो मतलब x बराबर 2 क्या होगा, एफ डैश एक्स का रिपीटेड रूट होगा, मतलब x बराबर 2 एक और रूट आएगा। मतलब ये बात समझी क्या मेरे को? आप क्या बच्चों आपको ये बात समझ में आई? देखो इसमें आप समझो, रिपीटेड रूट वाली बात समझा तो एग्जांपल से एफ एक्स बराबर मैंने लिखा एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो एफ देखो, तो 2 क्या है, एफ एक्स बराबर 0 का रूट है, एफ डैश एक्स बराबर 0 का रूट है, और एफ डबल डैश एक्स बराबर 0 का भी रूट है या नहीं? एफ डबल डैश एक्स जब आप निकालोगे तो वो भी हाँ 0 आ रहा है। मतलब 2 क्या हुआ, देखो 2 पर ये 0 आया है ना। अब मैं उल्टा समझता हूँ, अगर 2 पे मान लो एफ एक्स 0 है, ये भी 0 है, एफ डबल डैश एक्स भी 0 है, ठीक है, तीनों अगर 0 आए तो इसका मतलब क्या बोलूंगा कि एफ डैश एक्स क्या होगा, 3 टाइम्स रिपीटेड, मतलब x बराबर 2, x बराबर 0 का क्या होगा, 3 टाइम्स रिपीटेड रूट होगा, ऐसा बोल सकते हैं। समझ गए पॉइंट को ना? अब देखो एफ डैश एक्स ना, या जी एक्स मान लो ना, एक तरह से जी एक्स 2 पे 0 आ रहा है और जी डैश एक्स भी 2 पे 0 आ रहा है, तो मतलब जी एक्स का, जी एक्स ये बोल रखे हैं 2 क्या होगा, रिपीटेड रूट होगा। आई होप आप समझ गए बात को ना। नाउ एक बात तो आपको समझ में आई कि अगर मुझे एफ डैश एक्स अगर मुझे लिखना है, एफ डैश एक्स अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो फिर तो वो यही आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो यहाँ से स्क्वायर बन जाएगा और ये एक्स माइनस 3 आया, और आगे मान लो कोफिशिएंट कुछ के मान लेते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हमारे पास ये है। अब उसके बाद में एफ एक्स ए 5 पूछा है, ए 5 मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स बार 5 पूछा हुआ है ना। तो आगे सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स तो के तो हमने यहाँ लिखा है, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 यहाँ से आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 यहाँ से आया, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको ना, और यहाँ तक की बात ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करते हैं। ओके, प्लस 4 माइनस 1 एफ डैश एक्स पूरा मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे अच्छे ढंग से ना। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स पावर 4 का टर्म आ जाएगा, फिर एक्स क्यू का टर्म आएगा, माइनस का 4x क्यू आएगा, और यहाँ से प्लस का 4x स्क्वायर आया। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 4x क्यू यहाँ से आया, एक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का, सॉरी माइनस का 16x आ जाएगा, माइनस का 4x, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आएगा। माइनस 4x को मल्टीप्लाई किया, फिर से बोलते हैं, माइनस का 4x क्यू तो यहाँ से है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 16x स्क्वायर यहाँ से आया और माइनस का 16x आ जाएगा, यह है। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 12x आ जाएगा, और यहाँ से कितना आया, 12 आया, ठीक है, ये आया। एफ डैश एक्स अगर समझे तो के तो यहाँ से आया, अब देखो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है ना। एक्स पावर 4 तो यहाँ से आया, माइनस का 8x क्यू यहाँ से आया, यहाँ से अगर समझे तो 16 और 3 एक तो 21 आ गया, 21x स्क्वायर यहाँ से आया, माइनस 28x यहाँ से आया, प्लस का 12 यहाँ से आया, ठीक है। एफ डैश एक्स इंटीग्रेट किया हमने, एफ एक्स निकालते हैं तो एफ एक्स आएगा तो के तो यहाँ से आया, एक्स पावर 5/5 इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स पावर 3 4/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x पावर 4 आ जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 3 करेंगे तो इतना आ जाएगा 7 एक्स क्यू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 14 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये 12x आ गया, ठीक है। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, 1 और 0 वैल्यू दे रखी है, क्या एफ ऑफ 1 दे रखा है और एफ ऑफ 0 भी दे रखा है ना। 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट कर देते हैं ना, ये बात समझो। तो हमने क्या किया, इसको 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट कर दिया ताकि सी का, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते क्योंकि मुझे एफ एक्स निकालना है ना, ठीक है, ऐसे लिखते प्लस सी। अब देखो एक्स बराबर अगर 0 पुट कराए तो यहाँ तो बनेगा एफ ऑफ 0 और यहाँ बनेगा सी। एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू अगर 2 है तो सी का वैल्यू तो कितना आ गया, 2 आ गया, सी का वैल्यू तो 2 आया, ठीक है। और एफ ऑफ 1 का वैल्यू और दे रखा है तो यहाँ से निकालते हैं एफ ऑफ 1 अगर यहाँ पुट कराएंगे, समझते हैं ना सवाल में कहीं कुछ गड़बड़ तो, मैंने कोई गड़बड़ की है क्या?
एक्स पावर 4/4 तो माइनस का 2x⁴ 7x³ यहाँ से आ जाएगा माइनस का 20। गड़बड़ कर दी ना यहाँ पर, कितना आ रहा है 20, यहाँ से आया 23 बनेगा ये, तो 23 तो यहाँ से बना, अपॉन में कितना x³/3 आया इंटीग्रेशन। ठीक है, x बराबर 0 पुट करने से तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो वैल्यू यही आनी थी ना। ठीक है ना। अब देखो x बराबर 1 पुट करते हैं ना, x बराबर 1 पुट करने से तो f(1) बना, के यहाँ से है तो यहाँ 1/5 माइनस का 2 यहाँ लिखा हुआ है, प्लस 23/3 यहाँ लिखा है हमने, माइनस ऑफ 14 और प्लस का 12 ये है। तो k तो यहाँ लिखा, f(1) का वैल्यू है ना, अब लिख देते हैं ना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस का 16 तो यहाँ से आया, प्लस का 4 यहाँ से आया, तो माइनस का 4 तो यहाँ से आया। ठीक है, इसको समझ लेते हैं ना। अपॉन में यहाँ 15 बनेगा, ठीक है, 3 इधर आ गया यहाँ से, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 या 15 तो यहाँ से बनेगा, 5 दूनी 10 और एक हमारे पास 11, तो 115 यहाँ से बना ना, 115 3 118, 118 बन रहा है ये ना। अब इसको अगर आगे और सिंप्लीफाई करूं, ये तो यहाँ से कितना आ जाएगा 118 माइनस 60, अपॉन में कितना आ गया 15 आ गया। 60 अगर यहाँ सेपरेट करें 50 तो 58 आएगा ना। k का वैल्यू कितना आ रहा है 58/15 आ रहा है, और मैंने आपको बताया था f(1) का वैल्यू कितना है 58/15 है ना, सही है 58/15, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू कितना है 1 आया, तो ये अपने पास में k का वैल्यू 1 हुआ। अब देखो k का वैल्यू अगर 1 आप यहाँ पुट कर दोगे तो k का वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दिया। सवाल में पूछा गया था आपसे a5 पूछा था ना, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 5, a5 किसके इक्वल आ जाएगा 1/5 आएगा, 1/5 कितना हुआ मतलब a5 इज इक्वल टू 1/5, ये अपना आंसर है। ठीक है, नाउ 10th का आंसर कितना है 0.2 आ गया है ना। क्या आंसर दिया है 10th का आंसर, 10th का आंसर 0.2 है ना, सही है ना। ठीक है बच्चों ना, आई होप आपको ये वाली डीपीपी सॉल्व करके मजा आया होगा ना। ठीक है, बहुत सारी बातें इसमें आपको सीखने को मिली और आपने क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगा है ना। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे अच्छे से आप सॉल्व करते रहिए, बहुत ही बढ़िया से आप मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत आपके बहुत काम आएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।